हे माय लवीज पाठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और मेरे स्टोरी दान को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स नहीं करने वाले, क्योंकि मैं बोल के भी थक जाऊंगी तभी कमेंट्स नहीं करोगे। बट हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगती है, स्टोरी से कुछ सीखने को मिलता है, अपना ओपिनियन देना मत भूलना। पर लिखने का भी एक तरीका होता है, सही तरीके से अगर कोई भी बात बोली जाए तो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ हाँ, अप्रिसिएट करने के लिए अच्छे वर्ड का यूज़ करना और देन मुझे बताना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट स्टोरी में फीडबैक कर सकूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हो मुझे कि माई किडनैपर का सीजन 2 लेकर आने के लिए। तो देखो, मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी अदर सदर स्टोरी पे काम कर रहे हैं हम, और उसमें से दो दो तीन तीन स्टोरी मैंने आप ही सब में से उठाए हुए हैं, जिनको जिस प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना है। क्योंकि स्टोरी बनाने में कम से कम 5-6 दिन लगता है। ठीक है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर किसी के दिमाग में माई किडनैपर स्टोरी का सीजन 2 का कुछ भी आइडिया है, दे दो भाई, दे दो, ठीक है ना। बट हाँ, अगर सजेशन में मुझे किसी की भी स्टोरी अगर लगा कि उसके ऊपर बेस्ड मैं सीजन 2 ला सकती हूँ, तो मैं ज़रूर पिक करूँगी। और अगर नहीं पसंद आया तो नाराज मत होना, उन सभी स्टोरी को मैं अलग से दूसरी स्टोरी बना दूंगी। ठीक है, देन चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ब्यूटी एंड हिज डार्क बीस्ट। ये स्टोरी कॉलेज लाइफ बेस्ड होने वाली है, जहाँ पे वांगजी और विंग एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन कोई तो है जो थर्ड पार्टी विंग को चैन से जीने नहीं दे रहा है। हम इसी को रिवील करेंगे कि आखिर वो थर्ड पार्टी कौन है जो विंग के पीछे पड़ा है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है। कॉलेज में सारे बच्चे लोग आ जा रहे होते हैं। कहीं पे ड्रम बज रहा था, तो कहीं पे किसी से कुछ एक्सरसाइज कराए जा रहे थे, तो किसी बच्चे के फेस पे कलर लगाए जा रहे थे। क्योंकि फ्रेशर्स का स्वागत ऐसे ही करते हैं जो एल्डर्स होते हैं। उसी कॉलेज में एक लड़का जिसने अपने बालों को अपने आगे आईज तक रखा हुआ था और उसके फेस पे एक फेस मास्क था। वो उसने स्पोर्ट्स शूज वेयर किया हुआ था, चिकर्ट शर्ट डाला था जो कि फुल स्लीव्स का था, और उसके बाद नीचे उसने जीन्स पहना था। उसके ऊपर उसने अपने पिट्ठी वाले बैग को, जो पिट्ठू बैग होता है, वो डाला हुआ था। उसे पकड़ते हुए अंदर की तरफ सर को झुकाए हुए आ रहा होता है। और वो जब वहाँ आता है तो फॉर्म फिल्स करता है। वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग उससे नाम पूछते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि उसका नाम वी वुजियान है। वी वुजियान हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर है, जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो। और आज वो वापस से इस कॉलेज को एग्जाम देने के बाद पहला दिन है आज उसका, जिस कॉलेज में वो पढ़ा है। इसके फैमिली में बात करी जाए तो इसकी मॉम है वी चांगसे सेरन, जो कि सिर्फ विंग के इकलौती पेरेंट्स के तौर पे है। इसके पापा कुछ डेप्थ लेने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी जो मॉम है उस शॉप को चलाती है। यहाँ पे हमारी जो वी चांगसे सेरन है, उसका अपना खुद का एक छोटा सा स्मार्ट शॉप है, जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, जिसे डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं। तो उस शॉप का ओनर है वो। और जो हमारा विंग है, वो फर्स्ट ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। पहले हम इधर चलते हैं, फिर हम अपने फर्स्ट में लीड कैरेक्टर से इंट्रो करेंगे। ओके, विंग वो सारा चीज़ भर लेने के बाद अपने हाथ में डायरी लेकर घूम रहा होता है, कुछ सीनियर्स के सिग्नेचर्स कराने के लिए। वो धीरे धीरे करके सीनियर्स को सिग्नेचर कराने के लिए बोल रहा होता है, वो भी अपना सर नीचे झुकाए हुए। कुछ सीनियर्स तो विंग के फ्लोर पे ऐसे फ्लैक्स भी करते हैं, ये देख करके कि विंग थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो फेस टू फेस आईज किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था। और उसके हाथ में जो चिट था, वो ऊपर जो उठकर देखता भी नहीं था कि किससे वो क्या कह रहा है। वो डायरेक्ट देखता था कि उन्होंने अदर्स तरह के ड्रेस पहने, क्योंकि जो सीनियर्स है उनके ऊपर एक और स्कूल यूनिफॉर्म या कॉलेज यूनिफॉर्म के अलावा एक कोटी रहता था, जिससे कि पता चल जाता था कि ये सीनियर्स है। और ऊपर से आज के दिन पे सभी मेंटोर्स को भी चुनना होता था। दैट्स वाई सीनियर्स अपना अपना यूनिफॉर्म लेकर ही आते थे। ऐसा करते हुए अब उसके पास 3 बच गए थे, जिसका उसको साइन कराना था। वो एक झुंड के पास जाता है, जहाँ पे उसे 2-3 सीनियर्स दिख जाते हैं। विंग वहां पर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या आप लोग इस पे साइन कर दोगे? उसकी इतनी क्यूट वॉइस सुन करके जियांगचिंग, वांगजी, साथ में बीन चाओ, तीनों उसे हाँ करके देख रहा होता है। और यहाँ पे विंग और जियांगचिंग का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वांगजी उसे देखते हुए कहता है, वैसे तुम कौन हो? हाँ, तो वो कहता है, जी मैं फ्रेशर्स हूँ और मुझे सिग्नेचर्स चाहिए सीनियर्स के, ताकि मैं इसे सबमिट करा सकूँ। इतना सुनना हुआ ही था। तो वेंचाओ ले लेता है, उस पर साइन करते हुए कहता है, ओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
मास्क बॉय। तो विंग कहता है मेरा नाम वी वी वूशियान है। वांग जी अपने मन में कहता है वी वूशियान, और इतना बोल करके वो भी साइन कर देता है। जियांग चिंग कहता है क्या मैं तुम्हारा फेस देख सकता हूँ? क्या तुम इतने ज्यादा सुंदर हो कि तुमने मास्क कवर करके रखा हुआ है, या फिर इतने ज्यादा बुरे हो कि जिसकी वजह से तुमने मास्क कवर किया हुआ है? विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता जी शुक्रिया। इतना बोलकर विंग वापस से वहां से चला जाता है। वांग जी बस उससे जाते हुए देख रहा था। जियांग कहता है हे क्या हुआ? वांग जी कहता है थोड़ा स्ट्रेंज है। आ, तुमने उसकी आईज देखी? जियांग कहता है मैं उसका कुछ भी नहीं देख पाया। उसके बालों से तो उसके आईज कवर हुए पड़े थे और फेस पे उसने मास्क कवर किया हुआ है। तो क्या देखूं मैं? हाँ बताओ। इतना सुनना हुआ ही था। तो जियांग कहता है पता नहीं क्यों। फिर इतना बोलकर वो बस उसे देख रहा होता है। विंग वापस से सीनियर्स के पास आकर के वो अपना ये सभी चीजें डॉक्यूमेंट्स जमा करा देता है। जमा कराने के बाद वापस वो जो जितना भी डायरेक्टर्स का काम बचा हुआ था ऑफिस में जा करके वो सबमिट करवाता है, ताकि अगले दिन से वो क्लास करने के लिए आ जाए। अगले दिन से जब विंग क्लास करने के लिए आता है, वहां पे वांग जी पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वांग जी की जैसे एक होता है ना फेम बॉय करके, तो वांग जी पूरे कॉलेज में फेमस था हैंडसम बॉय के तौर पे। और उसके पार्टनर्स थी म्याम्या, जो कि उसके साथ किसी भी पार्टिसिपेट में पार्ट लेती थी। आज जितना लोगों को मेंटोर के तौर पे मेंटोरशिप दिया जाना था, उस प्रोग्राम में विंग भी बैठा हुआ था। उसे जियांग सिंह एज अ मेंटोर मिलता है। जियांग जिंग कहता है अरे यार मुझे मिला भी तो ये मास्क बॉय ही मिला जो कभी अपना फेस रिवील ही नहीं करता है। वंग जी कहता है कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो। और इतना बोल करके यार वो विंग को घूर कर देख रहा होता है। अब एज यूजुअली यहाँ से इन लोगों का कॉलेज का जो टाइमिंग था वो चलना स्टार्ट हो गया था। विंग रेगुलर अपना जो कुछ भी पढ़ने के लिए होता था वो आता था और चला जाता था। ऐसे करते हुए एक मंथ बीत गया था, और इस एक मंथ में उस दिन के बाद से वांग जी ने विंग को कभी भी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जितनी उसकी लाइफ कॉलेज में शांतिपूर्वक बीत रही थी, डेली बेस रूटीन में उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा ही मिजरेबल होते जा रही थी। विंग जब भी ट्यूशन से घर जाता था उसे लगता था कि हमेशा कोई उसे स्टॉक कर रहा है। कितनी बार वो डर जाता था और वो भागते हुए अपने मॉम के शॉप पे आ जाता था। उसकी मॉम कितनी बार उसे पूछने की कोशिश भी करी कि क्या बात है, लेकिन विंग उसके माउथ से कभी भी एक वर्ड नहीं निकला, क्योंकि वो मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था। और लास्टली विंग अपने मॉम की हेल्प करता है पूरे शॉप को मेंटेन करने में। उसके बाद वो वहां से घर के लिए आ जाता है। विंग जब घर आता है तो अपना मास्क उतारकर अपना फेस आईने में देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, विंग बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत है। एक एंजेलिक वॉइस, एक एंजेलिक फेस के साथ में विंग का रेशियो 1.8 है। बट एक छोटा सा दाग है उसके फेस पे। एक कान के पास एक लंबा सा कट लगा हुआ है, जो कि उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा दाग एंटर करता है और उसकी खूबसूरती को दागदार करता है। विंग वो कट्स को देखता है, जिसको देखने के बाद उसके सामने कुछ सीन्स दौड़ रहे होते हैं, जहाँ पे उसके पापा को बहुत ही बेरहमी के साथ में एक शख्स ने हत्या कर दिया था। और उसके बाद विंग जब उसे बचाने गया तो उसने उस शख्स के फेस पे वो कांच दे मारा था, और उस शख्स ने गुस्से में अपने अंगूठी से विंग का फेस बर्बाद कर दिया था। तब से विंग उस समय 8 साल का था। विंग स्कूल जाता था और लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे, अगली अगली करके, बंदर के या कुछ भी बोल करके, डक बोल के, बुब्बू बोल के, ऐसे करके बहुत चिढ़ाता था। और विंग ना उस सबसे परेशान हो गया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो समझ गया कि वो भले ही कितना ज़्यादा प्रीटी लगता है एक तरफ से, पर दूसरी तरफ की उसकी खूबसूरती दुनिया वालों को हजम नहीं होने वाली है। इस वजह से विंग ने अपने फेस को छुपाना ज़्यादा बेटर समझा, और उसके बाद वो मास्क कवर करने लगा। पर दिनों दिनों विंग जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस मर रहा था और वो अपने आप को कहीं खो रहा था डार्कनेस में। हालांकि अब 8 साल से लेकर के अब तक के विंग इनके लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं था जिसे उसे किसी डर का सामना न करना पड़ा हो। विंग को आए दिन किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता था। लेकिन अब पिछले 3 मंथ से विंग को कोई स्टॉक कर रहा था। कॉलेज जाने के बाद भी विंग को लगा कि उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। कॉलेज में उसे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए सर्कल्स मिलेंगे, वो नई दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। बट उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ फिर से वापस से हेल होने वाली है। विंग इन सारे ख्यालों को सोचता हुआ वो सुपरमार्केट वाले दुकान में वो अपना सब कुछ सेट कर रहा था, जैसे कि बिस्किट, कुकीज, वो सभी चीज़ें। और वो जब सेट कर रहा था तो वो बाहर देखता है खंबे के पास एक शख्स जिसने जीन्स वेयर करा हुआ है।
उसने हुडी डाली हुई है, उसके फेस पे मास्क है और उसकी बस आंखें दिख रही है और वो शख्स इस तरफ देख रहा होता है। विंग, जिसके हाथ में बहुत सारा सामान था, वो सुपरमार्केट में उस सारे सामान को अरेंज कर रहा होता है। जैसे उस शख्स को वो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जब पीछे होने को होता है उसकी मॉम आती कहती, बाबा क्या हुआ है? विंग कहता है, मॉम वो वो और जब वो उस तरफ देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में सच था या एक इल्यूजन, छलावा, जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। उसकी मॉम कहती है, बाबा चलो यहाँ से। तो इतना बोल करके वो जल्दी जल्दी से उस सुपरमार्केट में सारे सामान को अरेंज उसकी मॉम और वो दोनों कर देती, क्योंकि कल मॉर्निंग में आकर के शॉप ओपन करने के साथ ही दूध और छाछ, जो मिल्क का आइटम होता है, वो सब फ्रीज में डाल करके कुछ बाहर भी रखते हैं ताकि लोग आकर के बाहर के वेंडर मशीन से निकाल के ले जा सके। तो उस सबको लॉक करते हुए विंग अपने मॉम के साथ जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद विंग को एहसास होता है कि फिर से कोई उसे स्टॉप कर रहा है। दैट्स वाई वो जब पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता है। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने मॉम का हाथ पकड़ लिया और कहा, मॉम हम घर जल्दी चलते हैं ना? उसकी मॉम कहती है, क्या कोई बात है बेटा? कहता नहीं मॉम, और इतना बोल करके अरविंद और उसकी मॉम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उसकी मॉम उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और विंग फटाक फटाक से सारे विंडो वगैरह को बंद कर देता है। विंग का एक छोटा सा घर है, अपना खुद का घर है वो, जहाँ पे विंग, उसमें 3 कमरे हैं। तो हालांकि एक कमरे को उसकी मॉम गेस्ट रूम के तौर पे रखती है तो वो बंद रहता है। एक कमरे में उसकी मॉम डैड का कमरा था जिस कमरे में उसकी मॉम रहती है, और एक कमरा हमारे लिटिल विंग का है। विंग अपने कमरे में था और उसने सारे विंडो कर्टन्स वगैरह बंद करके रखा हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब उसकी मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है तो विंग खाने के लिए आ जाता है। वो जब वहाँ पे बैठ के खा रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है, कॉलेज में कैसा चल रहा है? विंग बता देता है कि कॉलेज में सभी चीज़ें अच्छी है मॉम। और तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने कॉलेज में कोई दोस्त बनाया? विंग को पिछले 1 मंथ से इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो डर के मारे दिन में भी वो डर जाता था। जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता, विंग को हमेशा उसका सबकॉन्शियस माइंड सचेत करता कि खतरा है, डेंजर है, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है। दैट्स वाई वो अपने मॉम को कुछ भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी मॉम विंग के बालों को केयर्स करते हुए कहती, बाबा तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्या पता कोई ऐसा हो जो मेरे इस ब्यूटीफुल बेटे को ऐसे ही पसंद कर ले। विंग अपने फेस नीचे करते हुए कहता, मॉम मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता इस स्कार के साथ में, ये स्कार मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। हर कोई गर्ल मुझे क्यों डेट करना चाहेगी? वो तो उसे डेट करेगी ना जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, हैंडसम होगा और बहुत ज़्यादा अमीर होगा। और इस वक्त विंग के दिमाग में वांग जी का फेस चलता रहता था। वांग जी इतना ज़्यादा फेमस था कि विंग देखता था कि लड़कियां उसके लिए कुकीज, बिस्किट, फ्लावर्स, इवन बुके, बहुत कुछ लेकर के लाइन में लगे रहते थे। कैंटीन में भी लड़कियां उसके लिए क्रेजी रहती थी और उसके लिए डिनर, जूस या ब्रेकफास्ट सब कुछ बाय करके लेकर आकर उसके सामने में रख देते थे। अरविंद बस एक कॉर्नर में बैठा ये सब कुछ बस नोटिस करता था, उन सब से बच करके। वो किसी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो कितना ज़्यादा अगली दिखता है। विंग ने अपनी ब्यूटीफुल एंजल से फेस को उसने अगली मान लिया था। उसे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा एंजेलिक फेस के साथ में पैदा हुआ है जिसे देखने के बाद लड़का हो या लड़की हो या एजेड हो, सबकी नीयत बिगड़ सकती है, बर्बाद हो सकती है। पर विंग उस छोटे से स्कैर की वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुद में सिमटा हुआ था। उसने अपने आप को एक डार्कनेस में खुद को बंद कर लिया था। उसने अपने स्प्राउट को फूटने तक का मौका नहीं दिया था। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पे विंग अपने ख्यालों में था तभी उसकी मॉम कहती है, सोजू खत्म हो गया बेटा, मैं लेकर आता हूँ। विंग कहता, मॉम नहीं प्लीज़ मत जाओ। उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि मत जाओ, मैं अभी जस्ट लेकर आ जाऊंगी। इतना बोलकर उसकी मॉम पाउच लेती है और सोजू की ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। विंग खाना पे बैठा हुआ 15 मिनट तक अपनी मॉम का वेट कर रहा था। वो हिम्मत करता हुआ मेन गेट ओपन करता है और वो जब बाहर आता है तो वो बाहर से, जैसे मेन गेट के बाहर भी एक छोटा सा गेट होता है ना जहाँ से आप बाहर झांक सकते हो, तो विंग उस गेट के बाहर बहुत हिम्मत करते हुए आता है और आ करके जैसे ही वो रोड पे आकर के मॉम का वेट कर रहा था कि अब आ जाए। 5 मिनट तक विंग सामने की तरफ देख रहा था जिस गली से उसकी मॉम आने वाली थी, पर जब वो देखता है कि उसकी मॉम नहीं आई है और रिटर्न घर की तरफ जाने को होता है, सामने
एक शख्स को देखता है जो कि उसने हुडी वेयर करा हुआ था। उसने उसके फेस को देखते ही विंग सीधे चिल्ला पड़ता है और वो नीचे ऐसे गिर जाता है। वो शख्स धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग पीछे खुद को घसीट रहा था। वो गेट ओपन करते हुए गिरते पड़ते करके अपने घर की तरफ भागता है, पर वो शख्स विंग को सीधे उसके मेन एंट्रेंस वाले गेट से पैरों से खींचते हुए गार्डन तरफ लाता है, जहाँ पे विंग के हाथ पैर छिल गए थे। और वो शख्स उसके फेस पे ऐसे चाकू रखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, इतना याद रखना। और हाँ, ये फेस ये फेस पे तुम्हारे जो स्कैर्स है ना, इसे देखने के बाद तो लोग तुम्हें कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। बट मेरी नज़र तुम पे है। तुम जानते हो तुम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग जैसे ही उसके मुंह से उसने अपना नाम सुना, विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है, कौन हो तुम?" वो शख्स कहता है, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता है, बस इतना जान लो कि तुम मुझे बिलोंग करते हो, इसलिए कभी भी किसी के झांसे में मत आना, वरना मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मॉम अपने उस शॉप पे, उस डिपार्टमेंट स्टोर पे अकेले रहती हैं। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी मॉम मुझसे बच जाएंगी? हाँ, इतना बोल करके वो शख्स विंग की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता है। उसके गालों को छू रहा होता है। विंग को डिस्कस्टिंग फील हो रहा था और कहता है, प्लीज डोंट टच मी, नो प्लीज डोंट। इतना बोलना हुआ ही था कि तभी मेन गेट खुलने का साउंड होता है और वो शख्स विंग को धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। उसकी मॉम दौड़ते हुए आती कहती, बाबा क्या हुआ? विंग काफी ज्यादा डरा हुआ था और अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहता, मॉम वो पहले तो विंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी मॉम उसे कंसोल करते हुए उसे अंदर लेकर जाती हैं। बहुत देर के बाद उसे शांत कराने के बाद उसकी मॉम कहती है, मुझे बताओ विंग क्या बात है। फिर विंग बता देता है कि कैसे वो बोर हो रहा था तो आपको ढूंढने के लिए वो घर से बाहर आया, पर तभी वो शख्स आकर उसे धमकाने लगा और कहने लगा कि मैं उसका हूँ, और वो मुझे गंदी तरीके से मेरे फेस को और मेरे क्लेवेज को टच कर रहा था। मॉम उसकी मॉम डर जाती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हम कल पुलिस कंप्लेन कर देंगे। बट विंग कहता है, मॉम नहीं, आपको पता है ना, जब डैड का डेथ हुआ तब भी हमने पुलिस कंप्लेन किया था, पर कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आया था, इसलिए प्लीज नहीं करिए ना प्लीज। इतना सुनना हुआ था तो उसकी मॉम कहती, ठीक है बेटा। और इतना बोल करके वो विंग को लेकर अंदर आती है। विंग उससे इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो डर के मारे अपने घर, अपने कमरे में सोने जाता भी नहीं है। अगले दिन जब विंग की मॉम विंग को उठाती कि बाबू आपको कॉलेज जाना चाहिए, विंग उठता है, रेडी होता है और वापस से अपने ब्लैक मास्क को वो वेयर कर लेता। उसके पास 3-4 मास्क था, जिसके बाद उसकी मॉम उस मास्क को हमेशा साफ कर देती थी और नया नया ला के रख देती थी। तो विंग वो लेता है, वापस से बैकपैक लेता है एंड देन वापस से वो कॉलेज के लिए चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसने देखता है कि लेटर बॉक्स खुला हुआ है, उसमें उस समय कुछ भी नहीं था। विंग उस लेटर बॉक्स को वापस से बंद कर देता है और उसके बाद वो वापस से कॉलेज के लिए चला गया था। कॉलेज में जब वो कॉलेज में जा रहा होता है तभी अचानक से एक बॉल आकर उसे लगती है, जहाँ पे वांग जी, जांग चेंग, वीन चाओ और बाकी उसके अन्य दोस्त फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वांग जी उसके पास भागकर आता है, जहाँ पे विंग के नोज से ना ब्लड आ रहा था और उस मास्क में ना ब्लड लग गया था। जियांगचिंग कहता, हे क्या किया ये वांग जी तुमने, इसको तो ब्लड आ रहा है। और वो बैठ के अपने ब्लड को ऐसे ऐसे ऊपर करके ना कोशिश कर रहा था कि हट जाए। तो वांग जी कहता, हे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। हिंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी उसके पास बैठ जाता कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इतना बोल वो विंग को खींचते हुए लेके जा रहा था। विंग कहता है, मुझे नहीं जाना। और इतना बोलते बोलते वो ब्लड आने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो गया था तो विंग देखता है कि वो उसके ऊपर लीन होने वाला है। वांग जी विंग को होल्ड करता है, वो भी शाहरुख खान वाले स्टाइल में। उसके बाद वो उसे गोद में उठाता और कहता है, इसका वेट इतना ज्यादा हल्का क्यों है, दिखने में तो इतना अच्छा लंबा है ये। पर वांग जी माइंड नहीं करता और उसे उठाकर डिस्पेंसरी लाता है जो कॉलेज में रहता है। वहां लाने के बाद उसे बेड पर लिटाते ही कहता है, मैम इसके नोज से ब्लीडिंग आ रही है, देखिए इसे चेक कीजिए। उसकी मैम जैसे ही उसकी मास्क को हटाती है, वांग जी उसके ब्यूटीफुल से फेस को देख रहा था। अब हालांकि विंग का जो फेस था एक स्कैर्स की तरफ से दूसरी तरफ ढका हुआ था, दैट्स व्हाई वांग जी ने उस स्कैर्स को नहीं देखा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड, ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये हमेशा मास्क वेयर करके क्यों रहता है? क्यों तुम अपने इस ब्यूटीफुल से फेस को कवर करके रखते हो? हाँ मास्क बॉय,
इतना बोल भंग जी बस उसे नॉन स्टॉप देखे जा रहा था, जहाँ पे वो जो डॉक्टर थी वो विंग के नोज को ब्लीडिंग को क्लीन करती है एंड देन उसे दवाई दे करके स्लाइम लगा देती है और कहती है इसे ये चढ़ाने दीजिए, ये बहुत ज़्यादा वीक है, दैट्स वाई ये बेहोश हो गए हैं। भंग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वंग जी वहाँ पे बैठा हुआ था। जंग जंग कॉल करके कहता है हे क्या तुम आ रहे हो? वंग जी कहता है नहीं, सीरियस हो गया है, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम लोग खेलो। तो उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। पर वांग जी विंग को देखकर उसके दिल में बहुत, कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड लव साइड हो गया था, फर्स्ट एंड लव, जो कि उसे अब उसके बगैर शायद ही वांग जी का कुछ हो सकता है। वांग जी अपने चेस्ट पे हाथ रखे हुए विंग को देखता और कहता है ये मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों बीट हो रही है? हाँ मास्क बॉय, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये नहीं होना चाहिए। और इतना बोल करके वो विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि अभी भी अनकॉन्शियस था। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद जब विंग की आईज ओपन होती है, धीरे धीरे जब वो देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो अपने क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं है। आसपास की चीज़ों को देखने के बाद उसे पता चल गया था कि वो कॉलेज में है और वो अभी फिलहाल से डॉक्टर डिस्पेंसरी में है। वो जैसे फेस पलटता है, सामने वांग जी उसे आईब्रो राइज करते हुए देख रहा था। जैसे ही विंग एकदम फटाक से उठ के बैठता है, वांग जी सन्ने रह गया था, क्योंकि वांग जी देख पा रहा था कि विंग के फेस पे एक छोटा सा स्कार है, कान से लेकर के जॉ लाइन तक का। और विंग जब उसे देखता है तो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ वांग जी कहता है तुम्हारे नोज से ब्लीडिंग आ रही थी। विंग जब अपने फेस हैंड को नोज पर लेके जाता है, वो देखता है उसके फेस पे मास्क है ही नहीं। वो कहता है मेरा मास्क कहाँ है? मेरा मास्क कहाँ है? मेरा मास्क कहाँ? इतना इतना देखते ही वांग जी देखता है कि विंग पैनिक कर रहा है। वांग जी इसके पास आते हुए कहता है हे रिलैक्स्ड, मैंने कहा रिलैक्स्ड, मैंने कहा रिलैक्स्ड। पर विंग ना अपने आप को ना फेस को ना अपने हैंड पाम से ना कवर कर रहा था। कहता प्लीज डोंट लुक एट मी लाइक दैट, प्लीज प्लीज ऐसे मत देखो मुझे, मैं ओ मैं प्लीज। हाँ, और इतना बोलकर विंग का ना सांस से उखड़ रहा होता है। भांग जी कहता है हे रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड कूल कूल ओके, मैं देता हूँ मास्क। फिर वो उस हॉस्पिटल में ढूंढता है कि कोई मास्क मिल जाए, पर टेम्पररी मास्क जो होता है वो उसे मिल जाता है। और विंग फटाक फटाक उसे लगा लेता है और अपने बालों को आगे करते हुए पूरा सर नीचे एकदम गूंथ के अब बैठा हुआ था। भांग जी कहता है तुम इतने ज्यादा खूबसूरत हो, तो तुमने ये मास्क कवर क्यों किया है मास्क बॉय? विंग उसे देखता है कहता है मुझे यहाँ से जाना है घर, आई वांना गो। और इतना बोल वो अपना बैग उठाता है, देन वहां से वांग जी को ऐसे पुश करते हुए चला जाता है। वांग जी कहता है हे हे वेट। पर विंग वहां से सीधे घर के लिए आ चुका था। एली में आने के बाद, क्योंकि वहां से जाने के लिए एक एली पड़ती थी जो कि एली एली होकर वो घर जाता था। वो उस एली के पास जैसे ही दीवार लगकर खड़ा होता है और अपनी सांसों को रोक रहा था, तभी वो मास्क मैन दोबारा से विंग के सीधे स्ट्रेट सामने खड़ा होकर के उसके दीवार पे से एक हाथ बैंग मारते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी से किसी और की स्मेल क्यों आ रही है? हाँ। और इतना बोलना हुआ था कि विंग उसे देखता है और वो सीधे चिल्लाते हुए उसे धक्का दे देता है, नरेंद्र वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। वो मास्क मैन भी विंग के पीछे भाग रहा होता है, पर विंग भागते भागते अपने शॉप के पास आता है, फटाक से अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम विंग को इतना बेतहासा देख करके कहती विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। विंग कहता है मॉम मेरे मेरे पीछे 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 कर रहा था, मॉम मॉम प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। उसकी मॉम कहती है शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, सब ठीक है। इतना बोल उसकी मॉम उसे कंसोल कर रही होती है, बट विंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह दूसरी तरफ वांग जी वो बिल्कुल कंफ्यूज था और कह रहा है अचानक से इसे क्या हो गया? मास्क हटाने से इतना कोई कोई पैनिक करता है क्या? और ऐसे भी उसके फेस पे छोटा सा स्कार सी तो है, जो कि फेस पैक लगाने से या इलाज कराने से या प्लास्टिक सर्जरी कराने से कवर हो सकता है। पर वो खुद को इतना छुपाता क्यों फिर रहा है? और वांग जी उसके फेस को स्कैन कर रहा होता है। हम बात करते हैं वांग जी की। वांग जी के फैमिली में वांग जी के गगा है, वांग जी की मॉम है और वांग जी के अंकल हैं, और कोई भी नहीं है। वांग जी सबसे छोटा है और लास्ट ईयर स्टूडेंट है वो, जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इस कॉलेज के ट्रस्टी उसके अंकल और उसके भाई दोनों हैं, जो कि दोनों ही बिजनेसमैन हैं। वांग जी के घर में अंकल ने कभी शादी नहीं की है, और वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन, जिन्होंने ऑलरेडी शादी कर ली हुई है और उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी है। उनकी वाइफ है वैनचिंग और उनकी एक बेटी है जीवा। और इतना ही नहीं, वांग जी के लिए भी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, पर वांग जी फिलहाल से शादी करने के मूड में नहीं है। दैट्स वाई
वो अपनी सिंगल लाइफ को, अखंड सिंगल लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा है। बैक टू द टॉपिक, वांग जी। वांग जी इसी सोच में डूबा हुआ जब बाहर आता है तो जियांग जिंग कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कहता है नथिंग। तभी वहां पे मैम आती हुई कहती है, हे वांग जी, मुझे ना तुम्हारे साथ फोटो शूट कराना है। वांग जी कहता है किस लिए? मैम कहती है ताकि हम फ्रेशर्स बॉय को दिखा सके कि हम कितने अच्छे कपल हैं। वांग जी मैम के हैंड को पकड़ते हुए सीधे दीवार पे ऐसे पिन करते हुए कहता है, हम कपल्स नहीं है मैम, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ हैंडसम बॉय एंड गर्ल्स के रूप में पार्टिसिपेट करता हूँ और हम नंबर वन कपल है कॉलेज में एज अ कपल ओनली फॉर सो कॉल्ड कपल, तो हम रियल लाइफ में भी कपल बन सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। इतना बोल वांग जी वहां से सीधे उसे क्रॉस करता हुआ चला जाता है। मैम दांत पीसते हुए कहती है, आज नहीं तो कल मैं ही तुम्हारे लाइफ पार्टनर, तुम्हारी वाइफ, सब कुछ बनने वाली हूँ। आखिरकार तुम मेरे इस ब्यूटी को, इस एंजेलिक ब्यूटी को कैसे नहीं हैंडल करोगे, मैं भी देखती हूँ। और इतना बोल करके वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग को उसकी मॉम जूस देती है और उसे काम डाउन कराती है, जहाँ पे विंग अपने आप को शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी उसे याद आ रहा था कि किस तरह से वो मास्क मैन उसके बगल के वॉल पे एक हाथ मारते हुए उसे धमका रहा होता है और विंग के आंखों के सामने में बस उसकी आंखें ही घूम रही थी। विंग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था अचानक से ये 3 मंथ से ये कौन है जो उसका पीछा कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो वापस से अपनी मॉम से कहता है, मॉम वो कौन हो सकता है जो मेरे पीछे इस तरह से पड़ा है और क्यों? तो उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे फियांसे से बात करती हूँ। तो विंग कहता, मेरा फियांसे? कहता, एक्चुअली में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो और तुम सेटल हो जाओ ताकि मेरे बेटे को अच्छा पार्टनर मिल जाए। विंग कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे किसी भी तरह का रिलेशनशिप में नहीं जाना है। आप जानती है ना, अगर मैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जाऊँगा तो मेरी ब्यूटी बस नाम मात्र की है। जब उसे मेरे स्कैर्स दिखते हैं तो उसे मेरी सारी पर्सनालिटी फेड अप होती ही नजर आती है। इसलिए मॉम मुझे ना ही किसी से शादी करनी है और ना ही किसी से प्यार। इतना बोलकर विंग काम करने आई मीन की जो सामान सब स्टोर रूम में चला जाता है, जो भी घटा हुआ सा सामान वो उसे ऑनलाइन मंगवा सके, जहाँ से भी सामान उसकी मॉम ऑर्डर करती हैं। और विंग सभी चीज़ों को नोट कर रहा था, लेकिन विंग का पूरा फोकस्ड उस मास्क मैन के ऊपर था जहाँ से उसे इतना ज़्यादा डर मिला था। अब वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो वापस से चेंजिंग रूम में आकर के शावर के नीचे खड़ा होते हुए अपनी बॉडी को वॉश करते हुए आईज क्लोज करता है, लेकिन उसके सामने में विंग का वो ब्यूटीफुल चेहरा नजर आ रहा था। और वांग जी कहता है, तुम अपने इतने ब्यूटीफुल से एंजल से फेस को क्यों कवर करते हो विंग? आखिरकार वो बस एक छोटा सा स्कैड है, कभी किसी के नाखून लग जाते हैं, कभी किसी को एक्सीडेंट में ऐसा हो जाता है। मुझे पूरा मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे साथ किसी दुर्घटना में ही हुआ होगा, नहीं तो इतने ब्यूटीफुल से चेहरे पे कोई भला ये दाग कैसे दे सकता है? तुम आज से मेरे हुए ब्यूटीफुल बॉय, सॉरी माय मास्क बॉय। इतना बोल वांग जी स्माइल करते हुए अपनी कार लेता है, घर के लिए आ जाता है। घर आते ही वो जीवा को गोद में लेकर खेलते हुए कहता, जीवा जीवा जीवा, अंकल बहुत खुश है। तो जीवा कहती है, अंकल क्यों खुश हैं? अंकल कहते हैं क्योंकि जीवा अंकल को किसी से प्यार हो गया है, वो भी फर्स्ट टाइम। वंचिंग आते हुए कहती है, और वो खुश नसीब कौन है? वांग जी अपनी फैमिली के सारे मेंबर के साथ एकदम फ्रेंडली था, उसका बिहेव अपने घर में फ्रेंडली नेचर था। दैट्स व्हाई कहता है, मैं रात को सबको बताऊंगा। इतना बोल करके वो ऊपर कमरे में चला जाता है। वेंचिंग बहुत खुश थी कि वांग जी के लाइफ में भी कोई आ गया है और वो चाहती थी कि वांग जी भी सेटल हो जाए और बिजनेस को संभालना शुरू कर दे। हालांकि वांग जी खुद का एसेट बना के रखा हुआ है इतना कि वो हाँ स्टार्टअप भी कर सकता है और पार्ट टाइम वो कभी कभी ऑफिस का और सीजन का काम भी कर देता है। दैट्स वाई शाम के खाने के टेबल पे जब सारे फैमिली मेंबर बैठे हुए थे तो जीवा कहती है, दादू दादू अंकल को कुछ बताना है। तो सीजन कहते हैं, क्या बात है वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मुझे एक मास्क बॉय से प्यार हो गया है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो 24 घंटा मास्क वेयर करके रहता है। आई मीन कि जितने टाइम वो कॉलेज में रहता है वो मास्क वेयर करता है और उसकी फेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके फेस पे एक छोटा सा स्कैर है, जिस वजह से शायद उसे लगता है कि दुनिया और लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। आज जब उसको मेरी बॉल से उसे चोट लग गई थी तो मैं उसे डिस्पेंसरी लेके आया था, फिर वहाँ पे उसको स्लाइम लगा और उसका डॉक्टर ने इलाज कराया, पर जब बाद में उसे पता चला कि उसके फेस पे मास्क नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था।
और वो ऐसे वैसे पैनिक नहीं कर रहा था, ऐसे कर रहा था जैसे कि उसे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। पर मैं उसकी खूबसूरती को देखकर बस खो गया। तो जीवा कहती है, क्या वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है? वांगजी कहता है, हाँ, वो बिल्कुल एंजल की तरह दिखता है। तो इतना सुनना हुआ था। अंकल कहते, क्या वो बॉय है? वांगजी कहता है, अंकल कहते, क्या तुम बॉय से शादी करने वाले हो? वांगजी कहता है, क्यों, क्या मैं नहीं कर सकता? अंकल कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बॉय से करो या गर्ल से करो, बट आर यू श्योर ना कि तुम्हें बॉय से शादी करनी है? वांगजी कहता है, मुझे किसी और बॉय से नहीं, बल्कि मुझे उसी से शादी करनी है। सीचन कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम रेडी हैं। अगर वो मान जाए तो हमें बता देना, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। वांगजी, वैसे तुम्हारे पास कोई पिक्चर्स है क्या? वांगजी कहता है, मैं बहुत जल्द उसे आपसे मिलाने ले आऊंगा। इतना बोलकर वो सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो वेंचिंग कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो शायद हो सकता है कि उसके पास्ट लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए उसके साथ पोलाइट वे में बिहेव करना। तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है। अब वो कल एक्साइटेड था कॉलेज जाने के लिए। उसके बाद वांगजी अगले दिन जब कॉलेज आता है तो वो विंग से मिलने के लिए उसके क्लास में आता है, जहाँ पे सारी लड़कियां चिल्लाते हुए चीयर्स करते हुए वांगजी को सो कूल, सो हैंडसम, वाओ ऐसे वाले ऐसे कर रहा होता है। पर वांगजी सीधे विंग के पास आते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। विंग देखता है कि चॉकलेट का बना हुआ गुलदस्ता है जो कि वांगजी लेकर आया था। विंग कहता है, पर मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। और उस क्लास में विंग का कोई फ्रेंड नहीं था। दैट वाई सारी लड़कियां जो थी वो सब जेलस हो रही थी कि वांगजी, जिसके पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़े हैं, इवन लड़के भी पड़े हुए, वांगजी इतना पॉपुलर है, हैंडसम है, और वो विंग को इस तरह से चॉकलेट दे रहा है। वांगजी सीधे उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ाते हुए कहता है, और हाँ, किसी के साथ शेयर मत करना। इतना बोल वांगजी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सारी लड़कियां विंग को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कोई बाई कास्ट हो जो कि यहाँ पे आ गया है और उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। विंग उसे अजीब लग रहा था और उस चॉकलेट वाले जो वो था ना, उसे अपने बैग में ऐसे जल्दी जल्दी पैक कर देता है और वापस से अपना मुंडी नीचे करके और लिखना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब म्याम्या को पता चलता है कि वांगजी ने किसी स्ट्रेंजर बॉय को ऐसे गुलदस्ता दिया, वो भी चॉकलेट का बना हुआ, उसे इतनी ज्यादा जेलसी हो रही थी क्योंकि आज तक वांगजी ने म्याम्या को कभी कुछ नहीं गिफ्ट किया था। उल्टा म्याम्या ही वांगजी के लिए लाती थी, इवन दूसरी लड़कियां। और ये पहला बार था जहाँ पे वांगजी ने चॉकलेट का गुलदस्ता उसे दिया था। इवन जब जियांगचिंग और वेंचाओ को पता चलता है, वो दोनों वांगजी को ढूंढ रहे होते हैं। वांगजी चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके फुटबॉल खेलने के लिए मैदान पे जा रहा था। तभी जियांगचिंग और वेंचाओ आते हुए कहता है, हे, मैंने सुना। तो वांगजी कहता है, तुमने क्या सुना? तो वेंचाओ कहता है, मैंने भी सुना। वांगजी कहता है, तुमने क्या सुना? तो वो कहता है, मैंने ये सुना कि तुमने किसी स्ट्रेंजर बॉय को वो चॉकलेट का गुलदस्ता दिया। वांगजी कहता है, मास्क बॉय को। जंगचिंग कहता है, ओ माय गॉड, क्या वो सच में इतना ज्यादा प्रिटी है? हाँ। वांगजी कहता है, बहुत ज्यादा, वो एंजल है जंगचिंग, तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो विंचाओ कहता है, बट वो मास्क क्यों वेयर करता है? वांगजी कहता है, मुझे यही तो जानना है, तुम दोनों का काम है, क्या तुम हेल्प करोगे? जियांगचिंग कहता है, ऑफ कोर्स बडी, मैं जरूर करूंगा। कहता ठीक है, क्या इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करोगे? जियांगचिंग कहता है, मुश्किल है, पर हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। इतना बोल करके वो लोग फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जब उसका क्लास खत्म हो जाता है, वो कैंटीन तरफ जा रहा होता है। तो कैंटीन के पास पहुंचते ही म्यामा उसका पहले से ही वेट कर रही थी अपने 3-4 गैंग बैंग के साथ में। वो आते ही विंग को रोकते हुए कहती है, ओ, तो वो तुम ही हो स्ट्रेंजर बॉय? विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? म्यामा कहती है, देखो, मुझे तुम्हारे इस अगली से फेस से कुछ भी लेना देना नहीं है, चुपचाप से वो गुलदस्ता मुझे लौटाओ जो कि तुम्हें वांगजी ने दिया है। विंग कहता है, कौन सा गुलदस्ता? पर मैं उसके बैग को छीन लेती है और सारा सामान नीचे ऐसे पलट देती है। और वो गुलदस्ता देखते हुए उसको गुस्से से ना, बहुत गुस्सा आ रहा था, वो सारे चॉकलेट को ना अपने सैंडल से कुचल देती है और कहती है, अब इसे खा लो। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना। पर वो कहती है, तुम्हें खाना पड़ेगा। और इतना बोलकर एक चॉकलेट को फाड़ती है और उसके मास्क को हटाने की कोशिश करती है। पर विंग ना मास्क नहीं हटाने दे रहा था। वो कहती है, गर्ल्स इसे पकड़ो। और विंग ना ऐसे पूरा सर ना अपने पैर में छुपा लेता है, कहता है, नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करके ना वो ऐसे परेशान हो रहा था। तभी वहां पे साओ सिंचेंग आते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ, दूर रहो इससे। तो वो कहता है, ओ, तुम आ गए इसका सीवियर बन करके। साओ सिंचेंग विंग को उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? शाओ सिंचेंग की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसके कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है, गुड,
अरे इतना बोलकर उसके सारे सामान को बैग में डालते हुए कहता है, ये बुके तो खराब हो गए, इसे डस्टबिन में फेंक दो। और विंग हाँ ना बोलता उससे पहले ही साओ सिंचेंग उस बुके को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद म्या वहां से चली जाती है पैर पटकते हुए, कहते हैं, और इतना करके वो चले जाते हैं। विंग चुपचाप से वहां खड़ा था और अपने मास्क को ठीक कर रहा था। साओ सिंचेंग उसकी तरफ बैग बढ़ाते हुए कहता है, ये लो सब ठीक है और अंदर जाओ। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद साओ सिंचिंग वहां से चला जाता है। अंदर आकर विंग जब खाना खाने के लिए अपना मास्क हल्का सा हटाकर जब खा रहा होता है कॉर्नर पकड़ के, अब वो भी मुंह नीचे करके खा रहा था, जिससे कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि विंग किस तरह से खा रहा है, क्योंकि वो पूरा सर थाली में घुसा लेता था और उसके बाद चम्मच से जल्दी 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 मुंह में डालना शुरू कर देता था। अब मास्क कभी वो हटाता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी को पता चलता है कि मैम्या ने विंग को बहुत परेशान किया है, तो वो उसे ढूंढते हुए गुस्से में पैर पटकते हुए उसे ढूंढने के लिए आ रहा था। तब तक विंग खा चुका था और उसके बाद वो दूसरे क्लास के लिए कुछ बुक्स ढूंढने के लिए लाइब्रेरी की तरफ चला गया था। तब यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि विंग कहाँ चला गया है। तो पहले वांग जी कैंटीन एरिया में आता है, क्योंकि अभी लंच का टाइम था तो सब इधर ही मिलेंगे। तो वहां पे वो विंग को ढूंढता है, तो वहां पे उसे विंग नहीं मिलता है। उसके बाद वो वापस से म्यामा को ढूंढने के लिए चला जाता है, ताकि उसे पता चला कि म्यामा ने क्या करा है। जब वो म्यामा के पास आता है, जहाँ पे म्यामा ना अपना ब्यूटी टचअप कर रही थी वॉशरूम के पास खड़ी होकर के, वांग जी सभी को कहता है, गर्ल्स आउट। सारी गर्ल्स वहां से चली जाती हैं। वांग जी उस गेट को बंद करते हुए कहता, म्यामा, और आते ही एक थप्पड़ म्यामा को लगा देता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बॉय को हाथ लगाया? हाँ। तो मैं कहती, तुम्हारा बॉय वो कब से हो गया? हाँ, मैं तुम्हारी गर्ल हूँ और वो तुम्हारा बॉय कब से हो गया? वांग जी कहता है, जब से मैंने उसे देखा है। उससे दूर रहो, और अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की या उसे पाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम जानती हो ना, वैसे भी वो मेरा बॉय है, माय बॉय। और इतना बोलकर वांग जी वहां से सीधे म्यामा को आइसलैंड पे धक्का देकर चला जाता है। अब जो वांग जी के जाने के बाद म्यामा, जिसके हाथ में थोड़ा सा लग गया था, वो खींचते हुए कहती है, तुम्हें इतनी ज्यादा हॉट गर्ल्स नहीं दिखाई दे रही है जो तुम उस बॉय के पीछे भाग रहे हो? हाँ, मेरे पास क्या नहीं है जो उसके पास है, बताओ मुझे। और जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोल करके मैं एकदम खीस खाई हुई थी, और विंग ने जाने अनजाने ही 2-3 दुश्मन बना लिए थे कॉलेज में। विंग जब बुक्स लेकर के, सभी चीजें लेकर, अपना बैकपैक लेकर के जब घर की तरफ जा रहा होता है, तो वो रिसीट चेक करते करते जा रहा होता है। और आज विंग को काफी लेट हो गया था। जब विंग थोड़ा दूर ही जाता है और शॉप से वो कुछ कदम पीछे ही था, उसे एहसास होता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। विंग जब रुक जाता है तो वो शख्स भी रुक जाता है। विंग धीरे धीरे करके वो पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे एक शख्स उसे घूर कर देख रहा होता है। और विंग जब वो देखता है, उसकी आंखें काफी बड़ी हो गई थी, और वो सीधे उस स्लिप को जल्दी से अपने हाथ में मुट्ठी बांधता है, देन भागना शुरू कर देता है। वो शख्स उसे भागते हुए उसके सामने आता है और कहता है, हे रुको। परवीन उसे धक्का दे देता है और उस शख्स के सर में चोट लग जाती है। परवीन उसकी परवाह किए बिना ही अपने शॉप के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम ऑलमोस्ट सारा काम डन कर चुकी थी और विंग के लिए रुकी हुई थी ताकि वो आए तो घर जाए। विंग को हाँफते हुए देखकर उसकी मॉम कहती, क्या बात है बेटा? विंग कहता है, मॉम वहाँ एक्सीडेंट। पर जब उसकी मॉम और विंग जब दोबारा आते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसकी मॉम कहती, विंग क्या तुम्हें कोई परेशानी है बेटा? यहाँ कोई भी नहीं था। विंग कहता है, नहीं मॉम, वो यहीं पे था, वो यहीं पे था मॉम। अब वो फिर से पैनिक कर रहा था। उसकी मॉम कहती, ठीक है ठीक है, और जल्दी जल्दी से उसे दवाई दे देती है उसके बैग में से निकाल कर। फिर अपनी बेटी को थोड़ा देर शॉप में ही बिठा के रखती हैं। फिर विंग को लेकर के वो घर आती हैं। वही वो शख्स जिसका एक्सीडेंट हो गया था, वो पूरा बौखला गया था। उसकी मॉम जैसे ही घर के अंदर एंड करती है, तो वहां पे पुलिस पहले से ही थे। उसे देखते ही उसकी मॉम कहती, आप सब यहाँ? वो कहते, हाँ, आपने कंप्लेन किया था ना कि आपके बेटे को कोई स्टॉक कर रहा है, तो हमें उसके बारे में बताएं। तो उसकी मॉम कहती है, अभी भी वो कह रहा है कि वो उसके पीछे आया था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ है, जहाँ पे विंग ना, उसके हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए थे और वो कांप रहा था। तो पुलिस कहता है, ठीक है, हम सुबह में आएंगे। और वहां से जाते जाते कहता है, इनके शॉप के पास के सारे सीसीटीवी फुटेज उठा लो। इतना बोलकर वो चला जाता है। विंग, जिसको रात में फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जैसे तैसे करके खाना खाता है और अपनी मॉम के गोद में सरक करके सो जाता है। बार बार रात को ना विंग डर के मारे उठ के बैठ जा रहा था। आई मीन कि उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो कितना भी कोशिश कर रहा था, वो नहीं सो पा रहा था, उससे हो ही नहीं रहा था। वही दूसरी तरफ जो पुलिस वाले थे, वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं, तो वहाँ पे सच में विंग भागता हुआ नजर आ रहा था। और वो शख्स जिसने विंग के सामने आया था
और विंग जब उसे धक्का देता है तो एक कार उसे हिट करके चली जाती है। पर बाद में वो शख्स जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए वहां से एक एली की तरफ चला जाता है। तो पुलिस वाला कह देता है कि इस तरफ के सारे कमरे को चेक करना कि वो कौन था, कहाँ गया था, किस तरफ गया था। तो पुलिस उस काम में लगी हुई थी और वो कहता है कि कल मुझे इनके मॉम को बताना होगा कि सच में आपके बेटे को कोई स्टॉक कर रहा है और उसकी जान को खतरा है सच में। ये बोल करके पुलिस भी काफी बोल सकते हैं हम कि फॉर्म में आ गई हुई थी। उसके बाद हम इधर वांग जी को देखते हैं जो कि घर आने के बाद वो विंग के बारे में ही सोच रहा था कि उसे विंग कहीं नहीं मिला है। वो पूरा कॉलेज छान मारा, पूरा क्लासरूम छान मारा और जब लाइब्रेरी भी गया था तो विंग घर के लिए निकल चुका था और उसे विंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान था और वो जियांगचंग को कॉल करते हुए कहता है, आचिंग क्या तुम्हें पता चला उसके घर के बारे में, वो कहाँ रहता है और कौन है वो कहता है हाँ पता चल गया है। और इतना बोल करके वांग जी कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो काफी ज्यादा सदमे में था ही, बट उसे कॉलेज नहीं जाने का मन कर रहा था। उसकी मॉम कहती क्या हुआ विंग? विंग कहता मॉम मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। उसकी मॉम कहती है पर घर पे तो मैं भी नहीं रहूंगी, तो क्या तुम अकेले रहने वाले हो? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट फिर भी वो कह देता है मॉम आप दोपहर में मैं डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाऊंगा, बट मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। उसकी मॉम उसके लिए खाना बनाकर चली जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद विंग उस घर को अच्छे से लॉक कर देता है और उसके बाद पता है कि उसकी मॉम शाम को ही आएगी और वो खुद दोपहर में चला जाएगा, दैट्स वाई। तो वो जब लॉक करके जा रहा होता है तो उसे एक लेटर्स दिखता है जो कि गिरा हुआ था लेटर बॉक्स के नीचे। वो वापस से घर को अनलॉक करके बाहर आता है, उस लेटर को उठाता है और घर के अंदर आता है। जब उस लेटर को पढ़ता है उसे देखकर वो काफी डर गया था, जिसमें ब्लड से कुछ लेटर्स लिखे हुए थे जिसमें बस लिखा हुआ था कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिसे देखकर विंग उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और सिमट के बैठ जाता है अपने कमरे में। तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अपने कमरों को पूरा पर्दा कर्टन सब कुछ बंद किया हुआ था। और दोपहर के टाइम में वो जैसे तैसे करके हिम्मत करके डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए वो निकल जाता है, क्योंकि शाम होगा तभी उसकी मॉम आएगी। रात में उसे शायद डर लगेगा इसीलिए। और वो जाते वक्त रास्ते में बार बार इधर उधर देख रहा होता है कि कोई उसे पीछा तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो डरते हुए अपनी मॉम के दुकान पे आ जाता और अंदर चला जाता। उसकी मॉम पूछती क्या तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो? विंग बताना नहीं चाहता था कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए वो बोल देता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो जाके काउंटर पे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, पहले तो वो आता है 2 क्लास अटेंड करने के बाद फुटबॉल मैच खेलने जाता है। उसके बाद वो विंग के क्लास में विंग को ढूंढने आता है, पर विंग क्लास में नहीं था। उसके क्लास फेलो सबसे पूछता है कि क्या विंग आया था, किसी ने विंग को देखा? पर सब बोलते हैं नहीं आज वो नहीं आया, उसने नहीं देखा। तो वांग जी फिर भी विंग को पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढता है, पर विंग कहीं भी उसे दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ जांगजिंग कहता है हे बड़ी उसके घर का एड्रेस तो नहीं मिला है, बट हाँ उसकी मॉम का ना डिपार्टमेंटल स्टोर है तो तुम वहां पे जा सकते हो और क्या पता वो वहीं पे हो। वांग जी कहता है ठीक है हम शाम को चलेंगे। इतना बोलना हुआ है, दादा कहता ठीक है। उसके बाद वापस से वो लोग क्लास के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और उसकी जो मॉम थी ना, शाम का सारा काम खत्म करने के बाद शॉप को क्लोज कर रहे होते। तो उसकी मॉम कहती है मैं वेंडिंग मशीन से ना सारी चीजों को ये करके मशीन ऑफ कर देती हूँ, तुम ये ताला लगा लो। तो उसकी विंग ना ताला लगा रहा होता है, उसकी मॉम ना वेंडिंग मशीन के पास ना मशीन को ऑफ कर रही होती, तभी उसकी मॉम चिल्लाती है। और जब विंग देखता है तो वहां पे उसकी मॉम के ऊपर ना एक रड से वार किया गया था और उसकी मॉम के सर से ब्लड जा रहा था और वो शख्स वहां पे खड़ा था। विंग ये देखकर काफी ज्यादा डर गया था। उस शख्स के फोरहेड पे पट्टी लगी थी, उसके हाथ में भी पट्टी लगी थी और उसके फेस पे मास्क था, जिसे देखकर विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो शख्स विंग से एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी आंखों में नफरत, उसकी आंखें उसे लाल नजर आ रही थी। और वो शख्स विंग को देखते देखते उसकी मॉम को उस रड से इतना मारता कि उसकी मॉम की पूरा खोपड़ी खुल गया था। और वो उसकी तरफ उस रड से टन टन करते हुए विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैंने सोचा था कि मैं अपने मदर इन लॉ को कभी नहीं मारूंगा, पर देखो मुझे उन्हें मारना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी मॉम को पता चल जाता कि मैं कौन हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अभी पता चले कि मैं कौन हूँ। विंग इतना बोल करके और वो विंग को ने ऐसे स्निफ करता है, देन वहां से वो चला जाता है और जाते जाते कहता है याद रखना कि तुम मेरे हो। विंग जो कि इतना ज्यादा डर रहा था, इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसके जाने के बाद वो अपनी मॉम को देखता है और फूट कर रोने लगता है। उसकी सांसें उखड़ रही थी और वो चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद वो ऐसे
चारों तरफ देखते हुए कहता, हेल्प हेल्प, प्लीज प्लीज, कोई मेरी मॉम को बचाओ, प्लीज प्लीज। पर तब तक अब इधर जो हमारा वांगजी था वो सब भी विंग से मिलने के लिए आ गया हुआ था। जब वांगजी किसी को रोते चीखते देखता है रोड पर, और उस समय पूरा रोड बंद था, कोई कहीं से आ जा नहीं रहा था, वांगजी जियांगचैंग विंग चाओ भाग कर आते हैं, जहाँ पे देखता कि विंग पैनिक हो रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मेरी मॉम को बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। पर जब वांगजी उसकी मॉम को देखता है, जियांगचैंग ये सबको ब्लड के देखकर वॉमिट आ रहा था, वांगजी विंग को देखता जो कि उसके हाथ पूरे ब्लड से गिले हो चुके थे, उसकी बॉडी पे भी था, और वो पैनिक करते उसकी सांसें उखड़ रहा था, उसका बीपी भी बढ़ा हुआ था। वांगजी कहता विंग 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 विंग, और जब उसका मास्क हटाता तो जियांगचैंग और विंग चाओ दोनों विंग को देखते हैं, और सच में वो लोग भी विंग की ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज थे। और वांगजी कहता है, प्लीज प्लीज को कॉल करो, मैं इसे देखता हूँ। और इतना बोल करके विंग को वो काम डाउन कराने के लिए उसके बैक को, उसके हाथ को रब कर रहा था, लेकिन विंग बेहोश हो चुका था। वांगजी कहता है, सेट, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। जियांगचैंग कहता, मैं हूँ। अविंचा कहता, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्या पता वो आसपास ही हो मर्डरर। वांगजी विंग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं वक्त जियांगजी सीचन को कॉल करके कहता है, गगा यहाँ पे मर्डर हो गया है। उसके अंकल और गगा दोनों पैनिक करते हुए कहते, कहाँ? फिर वो एड्रेस बोलते हैं, तो सीचन कहते, मैं अभी आता हूँ। और जियांगचैंग अपने फादर को कॉल करता है, जहाँ पे जियांगचैंग के फादर खुद पुलिस में थे, और जो हमारे विंग के मॉम ने जिस पुलिस से बात की थी वो जियांग फिमियांग ही थे। तो जब ये सुन जियांगचैंग अपने फादर को बोलता है कि हाँ यहाँ पे मर्डर हो गया, तो उसको पता है कि वहाँ पे शॉप किसका है। वो लोग अपने पूरी टीम लेकर आते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी को उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया था। जब इस हालत में इस बॉडी मिलती है तो कहता है, और वो लड़का कहाँ है? तो जियांगचैंग कहता है, डैड वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है और हमारा दोस्त है वांगजी, वो उसे लेकर चला गया है। और वो बता देता है कि डैड वांगजी उसे लाइक करता है, दैट्स वाई वो उसे लेकर हॉस्पिटल गया है, वो बहुत पैनिक कर रहा था। तो जियांगचैंग की बात सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं, हाँ एक्चुअली मुझे तुम लोगों से भी कुछ बात करनी है, पर पहले हम ये पोस्टमार्टम कर लेते, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। इतना बोलकर वो फॉरेंसिक टीम को बुलाता है, बॉडी को उठा करके उन्हें फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। पूरे सीन को क्राइम सीन डिक्लेयर करके पैक कर दिया जाता है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे अंकल किरण हॉस्पिटल आए थे और सीचन यहाँ पर आ गए हुए थे, तो उन्हें भी सब कुछ समझा दिया गया था। और बॉडी को भी वो देखते हैं तो मतलब आश्चर्य में थी कि यार बॉडी का पूरा सर को पूरा खोल ही दिया था उसने रड से मार के। ये सब हो जाने के बाद वो लोग जब हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे वांगजी जियांगचैंग विंचाओ और गगो को देखते कहता, गगो। जियांग फिमियांग आते हुए कहता है, मैं जियांगचैंग का पापा हूँ और साथ में इस केस का इंचार्ज भी। तो वांगजी कहता है, इस केस का इंचार्ज? तो कहता, हाँ। वो लड़का तुम्हारा क्या लगता है? वांगजी कहता है, मैं अभी फिलहाल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बट क्या बात है? जियांग फिमियांग कहते, तुम्हें जाननी चाहिए, अगर तुम्हें उसकी लाइफ में एंटर करना है तो तुम्हें उसके बैड पास्ट लाइफ जानना चाहिए, इतना सुनना हुआ है था। तो वांगजी कहता, क्या मतलब? वो कहते हैं, एक्चुअली मैं इसके पापा की ये जो शॉप है इसके पापा की है। इसके पापा ने कुछ गैंगस्टर से जो पैसे वसूली देते हैं और जो लेते हैं उनसे पैसे उधार लेकर के इस डिपार्टमेंटल स्टोर को ओपन किया था। इनका दुकान काफी अच्छा चल रहा था और इन्होंने सारे पैसे चुका भी दिए थे, पर उन गैंगस्टर के मन में लालच आ गया था और उन्होंने हफ्ता वसूली करने का सोचा। महीने में आकर के इनके पापा से वो पैसे लेकर जाने लगे थे, पर इसके पापा को अपना दुकान बड़ा करना था और सभी चीजों को अरेंज करने में पैसे काफी लगते थे, तो उन्होंने पैसे देना से मना कर दिया, क्योंकि जितना उन्होंने लिया था उतना पैसा उन्होंने चुका दिया था। बट वो लोग नहीं माने और उन्हें धमकी देने लगे। 4-5 धमकी के बाद उन लोगों ने कांटेक्ट किया था और उस समय भी इंचार्ज मैं ही था। बट 4-5 धमकी के बाद जब हम लोगों ने ये सारी केस हैंडल करना स्टार्ट किया तो वो लोग थोड़े से रुक गए, लेकिन अपना गुस्सा और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक दिन उनके घर आए और वो उनके पापा को धमकाने लगे। उस वक्त उसकी मॉम, उसके डैड और विंग के अलावा कोई भी उस घर में नहीं था और इतनी छोटी सी फैमिली थी। उसके पापा ने जब बगावत करने की कोशिश की तो उस गैंगस्टर ने उसके पापा को उस नन्हे से विंग के सामने में, जब विंग 8 साल का था तब उसके पापा को मार डाला और उस छोटे से बच्चे ने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने में मरते हुए देखा और उसकी मॉम तो पूरे सदमे में ही चली गई थी और बेहोश हो गई थी। तो वो छोटा सा विंग जो कि उस गैंगस्टर को मारने के लिए हाथ में जो ग्लास था वो दे मारता है, जिससे कि उसके सर में चोट लग जाती है और वो गैंगस्टर विंग को गला पकड़ लेता है और अपने हाथ में जो अंगूठी पहने हुए था बैक की तरफ से उसके गालों को ऐसे स्क्रैच कर देता है, क्योंकि विंग उस समय में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था और उसे धमकाते हुए कहता, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तब मैं तुम्हें मार दूंगा।
विंग इसी सदमे में धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। एक तो उसके फेस का स्कैर्स, ऊपर से उसके उस गैंगस्टर ने उसे धमकाया था वो। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अभी स्टॉकर बना हुआ है, तो वांग जी कहता है स्टॉकर? वो कहता हाँ, एक्चुअली मैं पिछले 3 मंथ से विंग को कोई स्टॉक कर रहा है, इस वजह से वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब वांग जी को याद आता है कि उस समय विंग इतना ज्यादा पैनिक कर रहा था और अगल बगल में देख रहा था कि वो अभी भी है क्या या चला गया। और कॉलेज में भी जब वो पैनिक कर रहा था फर्स्ट टाइम जब वो, तो वो भी इसी तरह से पैनिक कर रहा था। तो कहता है स्टॉकर? तो जियांग फिमियांग कहते हैं हाँ स्टॉकर, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चला है कि विंग पिछले 4 मंथ से लगातार साइकेट्रिक्स के पास जा रहा है और वो पेन किलर्स ले रहा है, रात में सोने के लिए दवाई ले रहा है और अपने इल्यूजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग में उसकी मॉम को लगा था ये सब कुछ इल्यूजन है, और पिछले ही मंथ हमें पता चला है कि ये इल्यूजन नहीं, सच में कोई है जो विंग का स्टॉक करता है। और उसके बाद वो जो कुछ फुटेज था वो सब दिखाता है कहाँ से वो स्टॉक करता है। ज़्यादातर वो एली से स्टार्ट करता था, जहाँ पे उसके दुकान तक आते आते विंग को ऑलमोस्ट सिर्फ 5 मिनट लगते थे, और उससे पहले का उसे कहीं पे भी वो स्टॉकिंग वाला सीन नहीं दिखता था। तो वांग जी कहता है वो जो कोई भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीजन कहते हैं वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं पता लगवाता हूँ कि आखिरकार वो कौन है, और जिसने भी उसकी मॉम को मारा है हम उन्हें जरूर सजा देंगे। इतना बोल करके और वो सब एक दूसरे का ऐसे मतलब खड़े थे और सबको सांत्वना दे रहे थे। अगले दिन और सब वहीं हॉस्पिटल में रुके हुए थे। जब विंग की नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल के स्मेल से समझ गया था कि वो हॉस्पिटल में है। उसकी आंखों में आंसू था और वो रोते हुए कहता है मॉम, मेरी मॉम, मेरी मॉम, मेरी मॉम। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है विंग, विंग, विंग संभालो खुद को। विंग कहता है आप होते कौन है मुझे इस तरह से बोलने वाले? मेरी मॉम, मेरी मॉम, मेरी मॉम। और वो जब भागने लगता है सब कुछ हाथ में से निकाल उकाल करके, तो वांग जी उसको टमी से पकड़ते बेड पे बिठाते हुए कहता है शांत हो जाओ, बैठो चुपचाप से। और मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इवन नहीं शायद लाइक से ज्यादा है। प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, हो जाएगा, बट अब तो मेरा ऑब्सेशन बनते जा रहे हो विंग। विंग कहता है मेरे फेस को देखो, मुझे देखो, इसे देखने के बाद भी आपको मुझसे प्यार हो सकता है क्या? और विंग ना उस समय उसके फेस पे मास्क नहीं था और अपना स्कार्स दिखा रहा था, बाहर से सारे लोग देख रहे थे। वांग जी कहता है क्या फर्क पड़ता है, हाँ तुम अच्छे हो, हाँ यही काफी है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो विंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। विंग कहता है मुझे देखो, मुझे लेकर के किसी के सामने नहीं जा सकते। वांग जी कहता है मुझे किसी के सामने नहीं जाना, मुझे तुम्हें घर में ले जाकर कैद करना है जहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। पर शांत हो जाओ। विंग कहता है मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे कोई आर्ग्यू नहीं करना। वांग जी कहता है प्लीज विंग शांत हो जाओ, प्लीज विंग शांत हो जाओ, और ऐसे पकड़ के ऐसे बिठा देता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, पर वांग जी उसको पकड़े हुए था, जाने ही नहीं दे रहा था। कंसोल करने के बाद उसे शांत कराते हुए कहता विंग तुम्हारे मॉम हॉस्पिटल में है, शांत हो जाओ, और हाँ शाम को बॉडी मिल जाएगा, अंकल ने सारा इंतजाम कर लिया है, हम शाम को ग्रेवयार्ड चलेंगे। इतना बोलकर विंग को बिठाए हुए था। फिर डॉक्टर आता है, विंग को चेक करता और कहता है कि काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, खाने पे ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ भी इनका काफी गिरा हुआ है, और इसी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है तुम घर नहीं जा रहे हो विंग, आई नो, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें स्टॉक करा जा रहा है और तुम्हारे ऊपर किसी की गंदी नजर है, और मेरे होते हुए मेरे चीजों को, मेरे बॉय को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। विंग कहता है आप पागल हो गए हैं, आपको पता है मैं कितना गंदा हूँ, हाँ मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ नहीं रहना। अंकल और सीजन और सब कुछ अंदर आ जाते जहाँ पे जियांग चिंग विन चाओ था, साथ में सीजन और अंकल थे और जियांग फिमियांग भी थे। अंकल आते हुए कहते किसने कहा कि तुम गंदे हो, किसने कहा कि तुम अगली दिखते हो? हाँ अगर वांग जी ने तुम्हें अपने लिए पसंद किया है तो आज से तुम हमारे बेटे हो, हमारे सन इन लॉ हो, और आज से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। सीजन कहते हैं हाँ मैं वांग जी का बड़ा भाई हूँ और हम सब फैमिली है, और यकीन मानो मैं उस स्टॉकर को ढूंढ लूंगा विंग जिसने ये सब कुछ किया है। विंग रोते हुए कहता मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। और इतना बोलकर वो खूब रोने लगता है। वांग जी उसे कंसोल करते हुए कहता है सबका हिसाब होगा विंग, शांत हो जाओ। और इतना बोल करके वो सब वहां पे थे। चांग चिंग और विंग चाओ सब देख रहे थे विंग को, इवन अंकल भी। उसके बाद वांग जी वहां पे था, विंग को लिटा करके बाहर आता कहता अंकल अब हम क्या करें? जियांग फिमियांग कहते हैं सबसे पहले तो उसे साइकाइटिस्ट की जरूरत है, और दूसरा ये कि उसे आप अपने साथ घर ले जाइए। अगर वो अपने घर गया, क्या पता स्टॉकर उसे स्टॉक करे और उसे जान से मार दे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर उसे किडनैप करके ले जाए। अगर ये इसका ऑब्सेशन हुआ तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा, इसलिए अच्छा हुआ कि आप इसे अपने साथ ले जाए। रहा इनकी बॉडी का तो हम अभी दे देते हैं। उसके बाद वो चला जाता है प्रोसीजर पूरा कराने के लिए। जियांग चिंग और सीचेन
सॉरी सीजन, और अंकल कहते हैं वांग जी मुझे जाना होगा, ऑफिस जाना है। इतना बोलकर सीजन भी निकल जाते हैं और अंकल कहते हैं मैं सामने आ जाऊंगा बॉडी कलेक्ट करने के लिए। इतना बोलकर अंकल भी चले जाते हैं। वहां पे वियंचो और जियांगचे थर कहता है ओह माय गॉड वांग जी सच में वो इतना ज्यादा प्रीटी है। दैट्स वाई वांग जी कहता है फेस से तो प्रीटी है ही, पर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत क्यूट है, इनोसेंट है, एक प्योर सोल है, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। भंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता वो बहुत ज्यादा क्यूट है, उसकी सारी हरकतें मुझे बहुत पसंद आती हैं, बट हाँ वो जब डरता है तब मैं भी डर जाता हूँ, और ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे जान से ही मार ना दे, ऐसे डरा करके। और भंग उसे देख रहा होता है। जियांगजिंग कहता है अब हम क्या करें। भंग जी कहता है उस स्टॉकर को ढूंढो, क्योंकि मुझे उसे जान से मारना है जिसने मेरी विंग को इतना डराने की कोशिश की है। झंगजिंग कहता है इवन उसे टच करने की भी। इतना सुनना हुआ था तो कहता क्या मतलब। वो और फुटेज दिखाता जो उसके पापा ने छोड़ा था, और वो जहाँ पे उसे रोड पे विंग को परेशान करते हुए, वॉल के पास खड़ा होकर उसे परेशान करते हुए, वो सभी फुटेज जब देखता है तो वांग जी का ना एकदम अंदर का लावा फूट के बाहर आ रहा था। उसके बाद वो चुपचाप से कहता है ठीक है इसे ढूंढो और इसको मैं देखता हूँ कि क्या करना है मुझे, इतना बोल करके, और वो विंग को देख रहा होता है। बिंचा और वो सभी लोग चले गए हुए थे, और जो हमारा वांगजी था वो ओनली फॉर विंग को ही देख रहा था। डिस्चार्ज हो जाता है सामने विंग। उसके बाद वो अपनी मॉम के बॉडी को लेकर ग्रेवयार्ड जाता है, जहाँ पे उसकी डैड ने पहले ही मॉम के नाम से प्लॉट बुक कर दिया हुआ था, सारा अरेंज किया हुआ था। उसकी मॉम को वहाँ पे डाला जाता है और वो सब लोग वहाँ पे 2 मिनट का मौन श्रद्धा भाव देते हैं, और विंग वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है। वांग जी विंग को कंसोल करते हुए कहता विंग सब ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक है, ओके ना। विंग कहता है उसने मुझे मुझे पाने के लिए मेरी मॉम को मार डाला। वांग जी कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और हाँ, रही बात तुम्हारे डिपार्टमेंटल स्टोर को, तो उसे चलाने के लिए हम कुछ वर्कर्स को हायर करेंगे जो कम करेगा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। विंग ओके, हमारे साथ घर चलो। इतना बोल विंग अंकल सब लोग वहां पे थे। जंगचंग अपने घर चला जाता है, विंचा भी और वांग जी विंग को लेकर लैंड हाउस आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब विंग को देखते हैं सब, आई मीन की वेंचिंग और जीवा, अब बाकी लोग तो देख ही चुके थे, दोनों एक ही साथ कहते ओह माय गॉड इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, सच में ये तो एंजल है अंकल। हम जी कहते हैं जीवा अभी अंकल ना काफी डरे हुए हैं, प्लीज आप बाद में बात करना। तो वेंचिंग कहती है हाँ हाँ जीवा। तो कहते ओके। और इतना बोलकर वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आके बिठाता और कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है विंग, सब ठीक है, ओके ना, तुम आराम करो। विंग कहता है नहीं मुझे अकेले नहीं रहना। वांग जी कहता है ठीक है मैं यहाँ हूँ। और विंग को वो लिटा देते हैं। विंग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले चुका था, दैट्स वाई वांग जी उसे सोने के लिए वहां पे लिटा देता और वो उसके बगल में बैठा हुआ था। जब विंग सो जाता है तो वांग जी विंडो वगैरह को अच्छे से पैक करके वो नीचे आता है और फिर सबको बताता है। उसके बाद अंकल लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम उसके डिपार्टमेंटल स्टोर को संभाल लेंगे, हम इतनी बड़ी बिजनेस संभाल रहे हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, वो हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाएगा, तुम चिंता मत करो वांग जी। इतना बोल करके और वो सब लोग उसके साथ डिस्कस करते हैं कि उस स्टॉकर का अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो स्टॉकर एक कमरे में, जहाँ पे पंखा ना ऐसे किरकिट 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 करके चल रहा था, उस कुर्सी पर झूलते हुए कहता है कब तक बचोगे मुझसे, हाँ कब तक बचने वाले हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें ले आऊंगा विंग, बट लगता है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, अब तुम्हें मेरे पास आना होगा। और इतना बोल करके वो स्टॉकर ना एक पागलों वाली स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद जो वांगजी था वो विंग के लिए खाना लेकर आता है, पर विंग सो चुका था। वांगजी खाना ढक के रख देता है और वो उसके बगल में जाके सीधे लेट जाता है। और यहाँ पे वांगजी विंग का कोई भी फायदा नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि पहले वो विंग का ट्रस्ट जीतेगा एंड देन उसे बेपनाह मोहब्बत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कितना प्यार करने लगा है उससे। वांग जी सोया हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग रात में काफी ज्यादा डर ही जाता था, तो वांग जी उठ के उसे कंसोल करता, उसे पानी पिलाता और फिर उसे ठोक पीट के बच्चे की तरह सुला देता था। ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके दिन बीत रहे थे और पूरे 15 दिन हो चुके थे। पुलिस उस स्टॉकर को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके फुटेज ना एक एली तक जाकर खत्म हो गए थे और वो स्टॉकर अभी तक मिला नहीं था और अचानक से गायब हो गया था। तो उस आसपास के एरिया को पुलिस ढूंढ रही थी और उस स्टॉकर ने पहले कभी कोई मर्डर किया नहीं था, इसलिए पुलिस हिस्ट्री में भी उसकी कोई पहचान दर्ज नहीं थी। दैट्स वाई
अब पुलिस को भी परेशानी हो रही थी कि वो कौन है, और वो मास्क वेयर किया हुआ था तो उसका पहचान भी नहीं आ रहा था। और इधर विंग धीरे-धीरे करके नॉर्मल होना स्टार्ट कर दिया हुआ था, और खुद को अंदर से उस गिल्ट से, उस डर से, और जो उसकी मॉम डेथ कर गई थी, उस सब से लड़ते हुए बाहर आ रहा था। और ऐसे करते हुए वो खुद को थोड़ा-सा नॉर्मल करने की कोशिश करता है, वांग जी। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो वो पूछता है विंग से कि विंग, तुम क्या करना चाहोगे? कॉलेज वापस चलना चाहोगे या फिर यहीं से कुछ करना है तुम्हें? विंग हिम्मत जुटाते हुए कहता है, मुझे कॉलेज जाना है। मुझे कहता है, ये तो अच्छी बात है विंग, तुम्हें जाना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो इतना सुनना हुआ ही था, वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट मुझे डर लग रहा है और साथ में मुझे अपने मॉम के लिए इंसाफ भी करना है। वांग जी कहता है, हम सब हैं तुम्हारे साथ विंग, तुम चिंता मत करो। और इतना बोल करके जो हमारा वांग जी था ना, वो विंग को कंसोल करते हुए कहता है, खाना खाओ। खाना खा लेने के बाद वांग जी विंग को लेकर के कॉलेज आता है। कॉलेज आने के साथ ही वांग जी विंग को उसके क्लासरूम तक छोड़ने आता है, जहाँ पे हर कोई उसे देख रहा होता है, एडमायर कर रहा होता है। इवन कितने सारे लड़के और लड़कियां तो जल भुनकर पूरा चल कुकरा बन के बैठे हुए थे, क्योंकि वांग जी ने इतने सारे लड़कों और लड़कियों का दिल एक ही झटके में तोड़ डाला था। वहीं दूसरी तरफ जो म्याम्या थी, वो अलग ही खीस खाई हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वांग जी किसी ऐसे रैंडम बॉयज को ऐसे घूमे लेकर के, जिसने कभी किसी ने उसका फेस तक नहीं देखा है। दैट्स वाई वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है। वांग जी के जाते ही म्यान अपने दोनों गर्ल्स को कहती कि जाओ उसे पकड़कर बैकयार्ड की तरफ लेकर आना। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो अपने क्लासरूम में आ जाता है और उसे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाना था। तभी वांग जी को याद आता है कि उसने उसे पेंडेंट तो दिया ही नहीं है, जिस पेंडेंट में उसने कैमरा और साथ में टाइमर सेट करके रखा हुआ था। इतने इतने टाइम पे विंग को मैसेज करना है, कॉल करना है और उसकी लोकेशन ऑन करके देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे है। वो सारा चीज़ चेंज कर ही रहा होता है, तो विंग चाओ आते हुए कहता है, हे, तुम्हें नहीं लगता कि ये स्टॉकर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है? आई मीन कि उसने उसके मॉम को मार डाला और वो विंग के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है। क्या वो उसे लाइक करता होगा? वांग जी कहता है, आई डोंट नो कि वो कौन है, क्या है और विंग से क्या चाहता है। उसने कभी भी विंग को हार्म करने की कोशिश नहीं की है। इवन ये जो कुछ भी हो रहा है, वो बस पिछले 4 मंथ से ही हो रहा है। इससे ज़्यादा, इससे पहले ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिला है ना जियांगजिंग? जियांगजिंग कहता है, हाँ, इससे पहले कभी भी विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस बचपन में एक हादसा हुआ था, वो भी उसके फादर के डेथ के दरमियान। उसके बाद इनकी और इनकी मॉम की लाइफ बिल्कुल पीसफुलनेस से भरी हुई थी। दैट्स व्हाई हम नहीं कह सकते कि वो स्टॉकर आखिरकार विंग के पीछे इस तरह से क्यों पड़ा है। अगर उसे विंग को पाना होता तो वो उसे किडनैप करके लेके जा सकता था या व्हाटएवर जो भी, पर पता नहीं क्यों उसके साथ वो। और ये बोलकर वो तीनों एक दूसरे को मुंह देख रहे होते हैं। विंचाओ कहता है, मैं कुछ और लोगों को स्पाई पे लगाता हूँ, शायद हमें कुछ और क्लू मिल जाए। इतना सोचकर वो लोग बाहर आते तो वांग जी कहता है, तुम लोग फील्ड की तरफ चलो, मैं जस्ट अभी आया। इतना बोलकर वो थोड़ा दूर आगे जाते हुए अपने हाथ में उस चेन को देखता है, जिस चेन में ना डबल रिंग वाली पेंडेंट था वो। तो वो उसे देखते हुए मुस्कुराते अपने पॉकेट में डालता और विंग से मिलने के लिए आता है। जब वो आता है तो वहाँ पे विंग नहीं था। अब वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जांग चुंग को कॉल करके कहता है कि विंग क्लास से मिस है। वही दूसरी तरफ म्या विंग को पकड़ी हुई थी और उसके फेस को जैसे ही उसका मास्क उतार कर देखती है, वो शॉक्ड थी। विंग को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, जब तुम इतने प्रीटी और सुंदर हो तो तुम मास्क कवर करके क्यों रखते हो? हाँ। विंग, जिसका पूरा मुंह बन गया हुआ था, वो अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, क्यों, झटका लगा? लगना चाहिए। क्या लगा तुम्हें कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिस वजह से तुम्हें वांगजी चूज करेगा? क्या लगता है? हाँ, ये तुम अपना ये बॉडी पार्ट्स, ये ब्रेस्ट, ये पुसी और ये जो कुछ भी है, ये दिखाकर उसे इम्प्रेस्ड कर लोगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने, देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी वो मेरे पीछे हैं। और रही बात उसकी, तो क्योंकि मैं वांगजी को एडमायर करता था, दैट्स वाई वो मुझे मिला। मैंने उसे मैनिफेस्ट किया, दैट्स वाई वो मुझे मिल गया। और कुछ, और इतना बोलना हुआ ही था कि जो म्या थी वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। विंग को अब खांसी आ रही थी, क्योंकि वो खाना और नींद नहीं ले रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी पहले से ही इतनी ज़्यादा वीकेंड थी। जब वो म्या उसके ऊपर ऐसे जोर कर रही होती तो खांस रहा होता है और ऐसे कफ कर रहा होता है, तभी बीनचाओ की नज़र इस पे पड़ती है और वो कहता, सेट। आते ही वो म्या को और सबको हटाते हुए कहता, हे, क्या तुम ठीक हो? उसको पकड़े हुए था और वो वांग जी को कॉल करते हुए कहता है, वांग जी, बैकयार्ड की तरफ आओ, यहाँ पे म्या ने देखो विंग का क्या हाल कर दिया है। वांग जी, विंग चाओ और एक दो बंदे और थे, वो सब भागते हुए आते हैं और पहले तो वांग जी विंग को पकड़ता है और उसे अपने
सीने में छुपा लेता है और मिमिया को देखते हुए कहता है, तुम्हारी पागलपंती दिनों दिनों बढ़ती नहीं जा रही है? हाँ, जांग छिंग, वीन चाओ, पकड़ो इसे। और वो दोनों उसको पकड़ के रखे हुए थे। मैं ऐसे बिलबिलाते हुए कहती है, परवांग जी, हम तो बेस्ट कपल है ना कॉलेज के, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस इस बेवकूफ लड़के के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? बताओ, ये लड़का तुम्हें क्या ही देगा? हम वांग जी कहता है, ये जो देगा या नहीं देगा ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है। रही बात इसकी, मैं इससे प्यार करता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं। रही बात तुम्हारी, तो ये तुम्हारा जो ब्यूटीफुल फेस है ना, जो बस ऊपर से दिखता है, अंदर से इतना काला है कि क्या ही बताऊं मैं। तो ये अपना काला दिल और अपना काला फेस लेकर के मेरी और मेरी विंग के लाइफ से दूर हो जाओ। अगर दोबारा इसे हाथ लगाया ना, उसका हाथ पकड़ता है वांग जी और मोड़ दे देता है और कहता है कि तोड़ के हाथ से अलग कर दूंगा, समझे ना? इतना बोलकर वांग जी एक थप्पड़ कस के लगाता है म्या को। पूरा पांचों पंजा का निशान उसके गाल पे उग गया हुआ था। उसके बाद कहता है, जियांग सिंह, अगर तुम्हारा मन करे ना तो तुम इसके साथ वो सब कुछ कर सकते हो, बाद में जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। मैं कहती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। विंचा कहता है, क्यों बेबी, तुम्हें तो बहुत शौक है ना लड़कों के साथ स्वॉप करने का? हमें वैसे भी पता है कि तुम नाइट क्लब में जाती हो, लड़कों को ढूंढती हो हुकअप करने के लिए, तो हम कम कर रहे हैं क्या? तो मैं कहती है, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम मेरा ऐसे फायदा नहीं उठा सकते। वेंचा कहता है, तुम्हारा उठाना भी कौन चाहता है? तुम हो उस लायक जो हम तुम्हें छुए? ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोल करके वेंचा उसे छोड़ देता है और जियांगचिंग फिर कहता है, और वो दोनों विंग को संभालते हैं आकर के वापस से। जियांगचिंग भी कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? विंग ना ठीक से खड़ा नहीं हो रहा था, बट वो कहता, आई एम ओके। वांग जी उसे वापस से मास्क को ऐसे क्लीन करके उसे लगा देता है, उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, अब अच्छे लग रहे हो। इतना बोल वो प्रिंटेड उसके गले में डालकर कहता, विंग, इसे हमेशा पहने रहना, ठीक है ना? विंग कहता है, ओके। और उसके बाद वांग जी विंग को थोड़ा देर कंसोल कराता है, फिर वापस से उसे क्लास में छोड़ देता और कहता, कुछ भी हो तो मैसेज और कॉल करे। फिर वांग जी खेलने के लिए चला आता है। हालांकि वांग जी का बार बार ना दिमाग वहीं जा रहा था। जब भी ब्रेक मिल रहा था, वांग जी विंग को मैसेज करके पूछता, क्या तुम ठीक हो? और विंग रिप्लाई भी कर रहा था। उसके बाद विंग एक्स्ट्रा टाइम में लाइब्रेरी जा करके कुछ नई बुक्स लाता, स्किल सीखने की कोशिश करता, कंप्यूटर पे मास्टर प्रोग्रामिंग करता, जिससे कि उसके स्किल्स डेवलप हो सके। तो ऐसे करते हुए ना थोड़ा सा टाइम बीतता है और पूरे 10 दिन हो चुके थे जहाँ पे उस स्टॉकर ने कोई भी ऐसा गड़बड़ी नहीं किया था। एंड देन सभी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। जब क्लास खत्म होता तो वांगजी के साथ विंग चला जाता था, और जब वो मॉर्निंग में भी आता तो वांगजी विंग को लेकर आता था। तो बीच में पूरा टाइम विंग कॉलेज में ही रहता था। आज वापस से विंग अपनी क्लासेस को ख़त्म करने के बाद वो जब लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, उसने एक वही स्टॉकर को देखा। ब्लैक पैंट, ब्लैक हुडी, फेस पे मास्क। जब विंग उसे देखता है वो डर गया था, क्योंकि आसपास ना कोई भी नहीं था और लाइब्रेरी वाला रास्ता अक्सर सुनसान ही रहता था, क्योंकि उस तरफ सिर्फ वही बच्चे जाते थे जिन्हें बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। विंग जब ये देखता है तो वो पीछे पीछे डर रहा होता है। वो शख्स उसके पास आते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी मॉम को मैंने मार डाला, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा? और तुम उस शख्स के घर में हो। हाँ, क्या लगता है तुम्हें वो तुम्हें बचा लेगा? पहले वो तुम्हें ढूंढ तो पाए। इतना बोल वो शख्स विंग को बेहोश करता है और अपने साथ वो उसे घसीटते हुए, जो पीछे उसने बैन लगा रखा था और वो एक फूड बैन था, मतलब कि कैंटीन एरिया का बैन था, उसमें विंग को एक बॉक्स के अंदर डाल देता है और वहां से उसे लेकर के चला जाता है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि विंग आफ्टर ऑल कहाँ चला गया। वही दूसरी तरफ वांग जी सारा चीज करने के बाद नाइट में जब वो लोग स्विमिंग करते थे, तो स्विमिंग प्रैक्टिस करने के बाद वांग जी विंग के फोन पे मैसेज करता है और ड्रेस चेंज करता है और बालों को ऐसे ड्राई कर रहा होता है। 10 मिनट हो चुके थे पर विंग का रिप्लाई नहीं आता है। वांग जी कहता है, इसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? वो वापस से कॉल करता है। जब वो कॉल बैक करता है तो देखता है कि वहाँ पे विंग ने उसे ना ही मैसेज का रिप्लाई किया है, ना ही सीन किया है, ना ही वो कॉल उठा रहा है। वांग जी कहता है, सेट। और इतना बोलकर वो जब भागता है तो जियांगजिंग कहता, क्या हुआ? वो कहता है, नथिंग, मैं विंग को ढूंढने जा रहा हूँ। जियांगजिंग और विंचो भी जल्दी जल्दी से कपड़े वेयर करते हैं। देन वो भी विंग को ढूंढने के लिए वांग जी के पीछे आ जाते हैं। जब वांग जी विंग के क्लासरूम में पहुंचता है तो वहाँ पे विंग नहीं था। उसका लास्ट क्लास भी खत्म हो चुका था। वांग जी भागते भागते लाइब्रेरी आता है। लाइब्रेरियन से पूछता है कि क्या आज विंग आया था? लाइब्रेरियन कहता है, मैं उसके लिए रुका हुआ था, उसने 6 बुक्स निकलवाई थी कल, जिसमें से देखो मैंने ढूंढ ढूंढ के 4 निकाली है, 2 मुझे मिल नहीं रहा है, पर वो अभी तक आया ही नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो कहता, सेठ।
फिर भी वो एक पूरा राउंड लाइब्रेरी का मारता है, बाहर आते हुए अपना फ़ोन का लोकेशन ऑन करता है तो विंग के लोकेशन कॉलेज में नहीं था। वो पैनिक होते हुए कहता है, नहीं विंग। ऐसे जब चीखता है तो जियांगचिंग आते कहते क्या हुआ? कहता देखो ना विंग 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 की लोकेशन शहर के बाहर वाले रास्ते की तरफ जा रही है। वो कहता है वांग जी शांत हो जाओ ठीक है ना, इतना बोल करके और वो उसके हाथ से फ़ोन लेता और जियांगचिंग सीचन को कॉल करते हुए कहता गगा इमरजेंसी आ गई है। फिर वो बता देता है कि विंग गायब हो चुका है। उसके बाद सीचन कहते हैं ठीक है। उसके बाद जियांगचिंग कहता है मुझे डैड को कॉल करना है। फिर डैड को वो कॉल करके वांग जी के फ़ोन का लोकेशन देता है जिसमें से उसे ट्रैक करना था विंग का लोकेशन जो कि उसके पेंटेड में था। वो जब ले लेते हैं तो जियांग फिमियांग कहते हैं चिंता मत करो मैं लोकेट कर रहा हूँ कि कहाँ हूँ। वांग जी कहता है मुझे ढूंढने जाना है। तो जियांग चिंग कहता ठीक है चलो हम चलते हैं। फिर वो सब वांग जी के कार में आ जाते हैं जहाँ पे विंचाओ कार ड्राइव कर रहा था और विंचाओ कहता है यार ये साइको को ना मारना पड़ेगा, ये साइको सच में विंग के पीछे पड़ गया है। तो वांग जी कहता है वैसे जियांग चिंग कहता है हे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया वरना वो हर 5 मिनट में हमें इरिटेट करेगी। विंचाओ कहता है सिट यार मेरा फ़ोन लेके उसे बता देना। फिर जियांग चिंग कहता है "हाय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत चिपकू है। फिर भी जियांग चिंग उसका फ़ोन लेता है एंड देन कॉल करते हुए कहता है हे वांग लिंग जाओ कहते हे आचिंग तुम इसके कॉल से। जियांग चिंग बोल देता है कि वांग जी के का बॉयफ्रेंड मिसिंग है, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, पैनिक मत करना और हर 5 मिनट में कॉल मत करना। वांग लिंग जाओ एक्साइटेड होती कहती ओ माय गॉड विंग को क्या हो गया मुझे बताओ प्लीज़। जियांग चिंग कहता मिल जाएगा माता से तो मैं बता दूंगा तुम चिंता मत करो, और इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चिंग अपने मन में सोच रहा था न जाने वो कहाँ चला गया होगा। और उसके बाद सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। ऑलमोस्ट जो विंग था ना वो वहाँ से कंट्री साइड तरफ आ गया था, मतलब कि ऐसा जगह था जहाँ पे वो ना ही शहर था ना ही वो टाउन था। वो जो स्टॉकर था ना विंग को एक 4 दीवारे वाले कमरे में लेकर आता है, वहाँ पे लाकर उसे बांध देता है जाके विंग बेहोश था और वो पंखा फिर से ना किटकिट 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 करके चल रहा था। उसके बाद वो बाहर चला जाता है उसके लिए खाना लाने के लिए। अब वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो सब पैनिक हो रहा था, वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। जियांगचिंग उसे कंसोल करते हुए कहता हे अगर इस तरह से पैनिक हो गए तो हम विंग को ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कामली हैंडल करना चाहिए और इस बार तो उस स्टॉकर का काम तमाम ही कर देंगे क्योंकि उसने उसके मॉम को मारा है तो उसे अच्छी खासी जेल भी होगी, डैड भी हमारे पीछे हैं वो आते ही होंगे। वांग जी जैसे तैसे करते हुए क्योंकि उसके मन में ना बुरे ख्याल आ रहे थे कि न जाने वो स्टॉकर विंग को क्या करेगा, टच करेगा, छुएगा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा, उसे मार तो नहीं देगा। होता है हम जिससे प्यार करते हैं उसे लेकर के हमारे दिमाग में इस तरह का पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वांग जी सेम यही कर रहा था। उसके बाद वो लोग जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा घर नहीं था पर घर था बहुत पुराना टाइप का घर था, जिसे देखते ही वांग जी कहता है ये किस तरह का घर है। पूरा घर ना सामने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम खंडहर जैसा था, बहुत गंदा था। वहीं स्टॉकर अंदर वहाँ पे बैठ करके और सीटी बजा रहा होता है। जब धीरे धीरे करके रिंग की नींद खुलती है तो उसे वो स्टॉकर का वो सॉन्ग सुनाई देता है और वो कहता है सर। वो स्टॉकर हंसने लगता है और कहता है ओ माय गॉड क्या मैं तुम्हें याद हूँ रिंग। इतना बोल करके वो चाकू लेकर के आता है और उसके ऊपर चलाना स्टार्ट कर देता है। ये देखना हुआ ही था कि विंग की आंखें तो एकदम बड़ी हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और कुछ बोल पाता। तभी डोर ओपन होता है जहाँ से जियांगचिंग, वांग जी और वेंचाओ तीनों आते हैं और आते ही उस स्टॉकर को पकड़ लेते हैं। जियांगचिंग और वेंचाओ उसको पकड़े हुए थे, वांग जी 2-3 पंच धर देता है कूदते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाँ उसे हार्म करने की, उसे यहाँ पकड़ कर लाने की। वो कहता है आ मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया। फिर उसके हाथ में रिमोट था और दिखाते हुए कहता तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड फट जाएगा। ये देखना हुआ था कि तीनों साइड हो गए। वह स्टॉकर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है क्या लगा था तुम्हें हाँ कि तुम यहाँ आओगे, उसे बचाओगे, हीरो बन जाओगे और मैं विलन बन जाऊंगा। हर बार विलन विलन होता है क्या? विलन भी तो हीरो होता है ना। जैसे तुम उससे प्यार करते हो वैसे मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हिंग कहता है सर प्लीज 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 सर ऐसा मत कीजिए। वांग जी वेन चाओ और जो हमारा जंगचंग था वो तीनों सॉफ्ट होते हुए कहता सर। हिंग कहता है सर प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज नहीं। तो वो अपना मास्क खुद ही उतार देता है जहाँ पे वांग जी और वेन चाओ और जो हमारे जियांगचंग थे ना उसको बिल्कुल भी नहीं पहचानता है क्योंकि वो कौन है क्या है नहीं है। विंग कहता है सर प्लीज प्लीज। वांग जी कहता है सर सर क्या? तो विंग कहता है वांग जी ये ये मेरे ये मेरे टीचर है और डैड के दोस्त भी। एक्चुअली में जब जब मेरे डैड की डेथ हुई थी उसके बाद हाँ हाँ। तो वो कहता मैं बताता हूँ ना लिटिल बेब्स
मैं बताता हूँ ना। इतना बोल कर वो कहता है, हाँ, ये बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है ना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर इसकी क्यूट हरकतें अपनी तरफ मेरा अटेंशन लेने के लिए और मुझे टेंशन देने के लिए काफ़ी था। बट वैसे भी अगर ये मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा और तुम लोगों को हमारी लव स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं विलन हूँ? ना, 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 मैं विलन नहीं हूँ। इतना बोलना हुआ ही था तो जियांगचंग कहता इसको तो मैं उसकी तरफ जैसे बढ़ने को होता कहता खबरदार अगर हाथ भी बढ़ाया आगे तो मैं ये रिमोट दबा दूंगा। और इतना बोलकर जैसे वो बटन प्रेस करने वाला तो वहाँ पे सब उड़ जाते, कोई बचता ही नहीं। जियांगचंग, वेनचाओ, वांग जी, विंग सब चिथड़े उड़ जाते। तभी जियांग फिमयांग उसके हाथों पे गोली चला देते हैं और रिमोट ना हवा में उड़ जाती है और वेनचाओ कैच कर लेता है और उसके बाद जियांगचंग उसको 2 पंच धर देता कहता है बकोगे तो तुम, वो भी टट्टू रट्टू तोता की तरह। इतना बोलकर उसको पकड़ लेता है। पुलिस वाले सब कुछ उसको लेकर आते हैं एंड देन वहां से उसको लेके जाया जाता है। उसके बाद बम स्क्वाड वाले को बुलाया जाता है और विंग के बॉडी पर से बम हटाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी बॉडी पूरी सीख हो रही थी, वो ठीक से खराब ही नहीं हो पा रहा था। वांग जी उसे गोद में लेते हुए कहता है सब ठीक है विंग, सब ठीक है। तब तक वहाँ पे लैन सिचन और जियांग चेंग सेट लैन सिचन और लैन किरण अंकल भी पहुंच गए हुए थे और वो उस साइको को उस बैन में डालकर लेके जा रहे होते और वो कहता मैं वापस आकर तुम्हें वापस ले जाऊंगा विंग। विंग जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था वो वांगजी के पीछे ना ऐसे शर्ट में ना मुंह घुसा रहा होता है। वांगजी कहता है इसको तो मैं जान से मार दूंगा। सीचन कहते हैं प्लीज, पुलिस स्टेशन में वैसे भी उसकी धुलाई होने वाली है ना अंकल? जियांग फिमियांग कहते हैं इसे तो मैं देख लूंगा, इसने वैसे भी इसकी मॉम को मारा है तो इसके ऊपर चार्जेस बहुत ज्यादा लगेंगे, साथ में तुम्हारा अपहरण भी किया है तो चार्जेस तो लगने बनते हैं विंग। विंग कहता है पर मैं इसे थप्पड़ मारना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल ये मेरे सर हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इतना बोलना हुआ ही था वो स्टॉकर के पास विंग आता है जो कि वांगजी उसको लेकर आया था। विंग के हाथ कांप रहे थे बट फिर भी मॉम का सीन देख याद करते ही विंग के बॉडी में न जाने कहाँ से जान आ गया था। 2-3 थप्पड़ धर देता उसको और कहता है मेरी मॉम तो आपको इतना इतना मानती थी ना। आपके लिए तो रात को कभी कभी खाना बनाकर भी देती थी। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे सर? वो कहता है एक्चुअली में तुम्हारी गलती नहीं है विंग, तुम हो ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कि कोई भी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। जब जब तुम्हारे डैड नहीं थे तब मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को संभाला था। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ संभाल सकता हूँ? हाँ, हाँ, बोलो। विंग कहता है पर आप मेरे टीचर हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप मुझे रोज पढ़ाने आते थे, रोज, और आपके दिमाग में ये सब चल रहा था? वो कहता है हाँ, बहुत पहले से, और मैं तुम्हें पाना चाहता। इतना बोलकर जैसे ही खड़ा होता है विंग के पास जाने को होता है 2 कांस्टेबल उसको पीठ पे मार के फिर से बिठा देता है। हंग जी कहता है इसे मेरे सामने से लेकर जाओ, इसके गंदे मुंह से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इतना बोल विंग को वो पकड़ लेता है और कहता है विंग चलो। सभी लोगों के चले जाने के बाद विंग रो रहा था और वांग जी कहते हैं, वांग जी विंग से कहता है विंग बताओ हमें ताकि अंकल को कुछ और पता चल सके। तो जियांग फिमियांग कहते हैं विंग बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं है तो मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, है ना जियांगचिंग? जियांगचिंग कहता है यस। इसे देखने के बाद तो मुझे भाई वाली फीलिंग आ जाती है। वैसे मुझे बताओगे वो क्या है ये सब? विंग कहता है एक्चुअली में मेरे डैड जब इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया था तो मेरे टीचर जब मैं बच्चा था तब से ही मुझे पढ़ाने आते थे और उन्होंने डैड की हेल्प की इस डिपार्टमेंटल स्टोर को खड़ा करने में, प्रोग्रेस करने में, मॉम के साथ काम करने में। पार्ट टाइम वो कभी कभी यहाँ पे आ जाते थे काम करने के लिए और मुझे पढ़ा भी देते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन सर का तबादला हो जाता है किसी और स्कूल में और रीजन मुझे नहीं पता था। उसके बाद सर वहाँ से चले जाते हैं और सर अपीयर हुए थे मेरे लाइफ में 2 साल पहले। अचानक से वो एक दिन हम लोगों से मिलने के लिए घर आए। मैं उस वक्त स्कूल से आया ही था और आने के बाद जब मैं उन्हें देखा तो मॉम ने मुझे उनसे फिर से इंट्रो कराया। बचपन में मैं उनसे पढ़ता था, दैट्स वाई मुझे नहीं पता था कि ये मेरे स्कूल टीचर हैं और ये मुझे होमवर्क भी करवाते, मतलब घर पे मुझे पढ़ाते हैं एज अ होम ट्यूटर के तौर पे। फिर वो टीचर कि सर ने कहा कि वो मुझे बीच बीच में आकर गाइड कर देंगे मेरे सिलेबस को लेकर के। उन्होंने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया और जब मैं एंट्रेंस निकाल कर कॉलेज जाने लगा उसके बाद मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में ही क्लास लूँगा और लाइब्रेरी से बुक कलेक्ट करके मैं पढ़ लूँगा, तो मुझे आपको अब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा।
उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चले गए। वो कभी-कभी हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर आते, मेरे बारे में पूछते। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जैसे ही मेरा एंट्रेंस निकल गया कॉलेज के लिए, उसके बाद मैंने एक दिन जब मैं मॉम को बता रहा था कि मॉम मेरा ना इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, मैं कॉलेज जाऊँगा अब, मैं बहुत एक्साइटेड था। उस दिन सर भी आए हुए थे और मुझे नहीं पता था कि उस दिन के बाद से मेरी लाइफ बदल जाएगी। उसके 4 दिन के बाद से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि वो सर हो सकते हैं। जब मैं कॉलेज जिस दिन आया था उस टाइम भी मेरा पीछा करते थे, लेकिन मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। 2-3 मंथ तक मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें सब वर्स से वर्स होती चली गई। फिर बीच-बीच में सर मुझे आकर के धमकाना भी शुरू कर चुके थे। कभी घर आना, तो कभी रास्ते में, कभी एली में, कभी शॉप के बाहर, तो कभी कहीं। वो स्टॉक करने लगे थे और दुकान पे उनका आना-जाना बंद हो गया था। वो मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं रहते थे। जब मेरी मॉम की डेथ हुई, उस टाइम भी वो नहीं थे और मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे ये हैं और उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। तो वंग जी कहता है, "कोई बात नहीं है विंग, वैसे भी गलती इंसान से ही होती है और तुम्हारे ब्यूटी फेस को, तुम्हारे एंजेलिक फेस को देखकर कोई भी अपना माइंड कंट्रोल लूज़ कर सकता है विंग।" अंकल कहते हैं, "ठीक है, मैं उसे ना कड़ी से कड़ी सज़ा दूँगा, तुम चिंता मत करो और हाँ, अपना ध्यान रखो विंग। और वांग जी, इसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि इसकी नर्वस सिस्टम अभी भी डाउन हो रहे हैं और ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है।" उसके बाद जियांग फमियांग वहाँ से चले जाते हैं। फिर विन चाओ, जियांग चिंग, वांग जी विंग को लेकर के सीचन अंकल सब घर आते हैं। घर आकर के मॉम को और पेंची को सारी बात बता दी जाती है। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो जीवा उसके पास आते हुए कहती है, "प्रीटी कका, आप इतने ज़्यादा क्यूट होकर डर रहे हो। देखो, मैं गर्ल्स होकर इतनी ज़्यादा ब्रेव हूँ। अगर वो बैड अंकल वापस से आए ना, तो मैं अपने गन से उन्हें शूट कर दूँगी।" और वो विंग के मूड को लाइटन अप करने की कोशिश कर रही थी, पर विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके तो पूरे बॉडी पे बम बांध के रखा हुआ था। देन उसके मुँह पे डाला हुआ था और उसके साथ उसके चाकू से भी खेल रहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, ट्रॉमा में था। वांग जी कहता है, "मुझे इसे ऊपर ले जाना होगा ताकि ये रिलैक्स कर सके।" और जब वांग जी उसे बेड पे बिठाकर उसे लेटने को कहता है, तो विंग काफ़ी डर गया था। वांग जी उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, "मैं यहीं हूँ विंग, तुम्हारे साथ हर पल, हर कदम पे।" तो विंग कहता है, "वांग जी, क्या तुम भी मेरे ब्यूटीफुल फेस को देखकर प्यार करते हो?" विंग कहता है, "सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो मैं आश्चर्य में था कि कोई बॉय इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है क्या? बट जब मैं तुम्हें दोबारा देखा, तिबारा देखा, तो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी। मेरे दिल में एक कॉर्नर पैदा होने लगा था वो तुम्हारे लिए और धीरे-धीरे तुम कब मेरे ऑब्सेशन बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। और ये ऑब्सेशन तुम्हारी ब्यूटी को लेकर नहीं था। मैं तुम्हें लेकर के बहुत सारे थॉट रखने लगा था बीइंग, तुम्हें छूना, महसूस करना, प्यार करना, तुम्हें सँभालना, केयर करना, अपना बनाना और ख़ासकर तुम्हारे मुँह से अपने लिए हस्बैंड सुनना। वो सभी डिज़ायर्स मेरे अंदर आने लगे थे। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें पसंद किया, लेकिन अब तुम्हारी क्यूटनेस, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सब कुछ, इवन तुम्हारा दर्द, वो सब कुछ मैं फ़ील कर पा रहा हूँ और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा विंग। भले ही तुम्हें ये कुछ और समझ में आए या लगे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तुम जब रोते हो तो मुझे बहुत दर्द लगता है, बहुत दर्द होता है। तुम जब उदास हो जाते हो, मेरा मन करता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, जो तुम्हारे इस प्रीटी से फेस पे मैं स्माइल लेकर आऊँ। जब तुम डर जाते हो रात को, तब मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें लुllaby सॉन्ग गाकर सुनाऊँ, ताकि तुम आराम से पीसफुल सो जाओ, मेरे हाथों को होल्ड करते हुए जैसे कि एक बेबी अपनी मम्मा को होल्ड करता है। थिंक आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू। इतना बोल भंग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिप्स को कैप्चर करूँ और तुम्हें हेवन की सैर कराऊँ, बट हाँ, साथ ही डरता हूँ कि मैं तुम्हारा अगर एडवांटेज ले लिया तो तुम मेरे बारे में गलत सोचोगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रीटी विंग मेरे बारे में गलत सोचे। पहले हम इन सब से बाहर आते हैं, धीरे धीरे फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आए तो मुझे एक्सेप्ट करना। नहीं करोगे फिर भी बंग जी पूरी लाइफ तुम्हें प्यार करता रहेगा विंग। इतना बोल बंग जी विंग को कंसोल करता है। विंग को अच्छा लग रहा था कि विंग के लिए कोई सोच रहा है।
हालांकि विंग का कोई ऐसा दोस्त नहीं था। वो बचपन से ही अपने ऊपर मास्क वेयर करता क्योंकि उसे लगता था कि वो अगली है, उसके स्कार्स की वजह से उसके पास कोई दोस्त नहीं आएंगे। जहाँ पे ब्यूटीफुल होना एक अनिवार्य बात है, अगर आप नहीं हो तो आपको बाइकआउट कर दिया जाता है। वहीं पे आज विंग को लग रहा था कि सच में उसके लिए भी कोई है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद विंग सो जाता है। अगले दिन जब मॉर्निंग में वो उठता है तो वो सर नीचे किए हुए था। उसकी मॉम, वांगजी की मॉम, विंग के पास आते हुए कहती, बाबा आपको इस तरह से सेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेस बहुत प्रीटी है और आपको अपना फेस छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ आइए, आज से आप एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। इतना बोल उसकी मॉम विंग को लेकर अंदर आती है, जहाँ पे बेंचिंग भी थी, और कहती है हमने आपके लिए कुछ सिलेक्ट किया है। इतना बोल पहले तो वो ड्रेस देती है जिसे पहनकर विंग बाहर आता है तो अजीब लग रहा था। उसके बाद उसकी मॉम कहती है वैसे तो मैं अपनी कंपनी खुद चलाती हूँ, पर मुझे ना ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया हुआ है, तो मैं आज अपनी सन इन लॉ को थोड़ा-सा ब्यूटीफुल बनाती हूँ। इतना बोल करके उसके हेयर को कट करके सेट करती है। उसके बाद उसके फेस पे मेकअप अप्लाई करता है। करने के साथ ही उसे पूरा सेट करने के बाद कहती, ये रहा मेरा प्रीटीएस्ट विंग। जब विंग अपने आप को देखता है, वो दंग था। ब्यूटीफुल तरीके से सेट किया गया उसका बाल। उसके स्कैर्स के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करके उस स्कैर्स को छुपा दिया गया था, और उसकी आईज और उसके फेस पूरा इतना ज़्यादा एलिगेंस लग रहा था कि विंग उसे देखते ही अपने फेस को टच करते हुए कहता है, आंटी। वांगजी की मॉम कहती है, नॉट आंटी, से मॉम विंग, बिकॉज मैं वांगजी की मॉम हूँ और मैं तुम्हारी भी मॉम बनना चाहती हूँ। तभी वेंचिंग कहती है, और मैं तुम्हारी फ्रेंड विंग। इतना बोलकर वो दोनों विंग को खड़ा करते रहे, कहते कितना प्रीटी लग रहा है, और वो तीनों सेल्फी लेते हैं। उसके बाद वापस से जब वांगजी, सीजन अंकल विंग को देखते हैं, तीनों के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, वाह। और सीजन भी 1 मिनट के लिए मेस्मराइज्ड हो गए थे। वांगजी तो उसे देखते ही रह गया था। उसके पास आता है, उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है, मॉम क्या ये सच में विंग है? विंग जिसकी आंखों में आंसू था, वो कहता है वांगजी। वांगजी कहता है, ओह माय गॉड विंग। और इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है, कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। विंग कहता है बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं। वांगजी कहता है आज से विंग के अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा और वो तमाम चीज़ें भी जो विंग डिजर्व करता है। इतना बोल वांगजी अपने घर हाथ का वॉच खोलकर विंग को पहना देता। विंग कहता मुझे ये नहीं चाहिए। वांगजी कहता है आज से तुम मेरे हो विंग, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये डिजर्व नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कहता मॉम। उसकी मॉम कहती है मेरे बेटे को नजर ना लगे। इतना बोलकर एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं। फिर विंग धीरे धीरे करके ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। मॉम कहती है अपने आप को लोगों के सामने में प्रेजेंटेबल बनाना सीखो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो और अपने आप को अंदर से आत्मविश्वास से भरो। कोई प्रीटी नहीं होता है, बाहरी खूबसूरती मायने नहीं रखता विंग। तुम प्योर हार्टेड सोल हो, तुम्हारा दिल साफ है और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं और मैं इस प्रीसियस जिम को खोना नहीं चाहती। मैं अपने प्रीसियस से विंग को खोना नहीं चाहती, पर हाँ मुझे अपने विंग को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है ना? तो सारे फैमिली वाले कहते हैं वांगजी की मॉम कहती है फैमिली तो आज से हम इस पे काम करने वाले हैं। और विंग सैंटी हो गया था तो सारे लोग आकर के विंग को ऐसे कंसोल करते हैं और एक दूसरे को हक करके खड़े थे और कहते हैं मुझे तो चाप दिया आप सबने, जीवा चिल्लाते हुए कहती है। तो वो सभी लगता है ओ माय गॉड मैं जीवा लिटिल एंजल। तो जीवा कहती है क्यों जीवा लिटिल एंजल नहीं है, सब उन्हें प्यार कर रहे हो। तो वांगजी कहता है हाँ हे क्यूटी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो पर मेरे विंग से कम। जीवा मुंह बनाते हुए कहती वाओ। तो फिर विंग कहता नहीं नहीं आप बहुत प्रीटी हो, इतना बोल करके उसे हक कर लेता और सभी लोग हंसते हुए नाश्ता करते हैं। फिर वांगजी विंग को लेकर आता है तो विंग जैसे उतरता मास्क वेयर कर रहा था। वांगजी कहता है आज वक्त आ गया है, तुम्हें खुद को लोगों के सामने में प्रेजेंटेबल बनाना है विंग। विंग कहता है बट। वांगजी कहता है प्लीज चलो। इतना बोलकर जब वांगजी विंग को लेकर आ रहा होता है, हर कोई मतलब कोई चलते चलते खंबे से टकरा रहा है, तो कोई चलते चलते क्यारियां बनी होती है उसके ऊपर जंप करके गिर रहा है, कोई चलते चलते किसी से टकरा रहा है, तो कोई चलते चलते पानी पीते पीते गिर रहा है। मतलब कॉलेज में अफरा तफरी मच गई थी विंग को देखने के बाद। विंग बेचारा हमारा सर नीचे किए हुए जा रहा होता है। वांगजी कहता विंग सामने देखो, स्माइल करो, कॉन्फिडेंस के साथ में चेस्ट को आगे निकालो एंड देन चलना स्टार्ट करो क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इतना बोलकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है एंड देन वहां से वो चलना स्टार्ट करता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे वो पहचान दिलाई थी वांगजी ने। हालांकि वो अभी भी अंदर से थोड़ा सा लूज फील कर रहा था, बट फिर भी वांगजी के कथनानुसार वो अपने आप को ऐसे ही
एक इम्प्रेशन के साथ में चलना स्टार्ट करता है और आज अंदर से उसे थोड़ी-सी पावर फ़ील हो रही थी। उसे लग रहा था कि हाँ, जैसे कि ये दुनिया उसके फ़ेवर में है, जहाँ पे उसे हमेशा लगता था कि उसे अगली होने की वज़ह से नकार दिया जाएगा। हंग जी विंग का हाथ पकड़े उसके क्लास आता है। जब वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ थी, वो चिल्लाते हुए ना विंग के पास आते हुए कहती, "ओह माय गॉड! यू आर सो प्रिटी, यू आर सो ब्यूटीफुल।" वांग जी सारी लड़कियों को देखता और कहता, "गर्ल्स, हे ही इज माइन।" और इतना बोलकर जिन के फेस को ऊपर करता है, देन इसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करते हुए अपने लिप्स को अटैच किए हुए था, क्योंकि वांग जी अभी भी विंग का एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। और कहता है, अगर किसी ने भी इसके ऊपर गंदी नजर डाली ना, वांग जी तुम सबको इस कॉलेज से आउट कर देगा। सबको पता है भाई वांग जी की पावर क्या है, दैट्स वाई। विंग शर्माते हुए कहता है, वांग जी कहता है, यू आर माइन बीइंग। और इतना बोल करके वहाँ पे उसे बिठा देता और कहता है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसके चले जाने के बाद सारी लड़कियाँ घूर-घूर कर विंग को देख रही थी। कुछ तो जेलसी फील कर रही थी और कुछ तो कह रही थी सच में कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फिर ये मास्क वियर क्यों करता था? वही म्या-म्या, जिसने जब से विंग को देखा है तब से उसे अपनी खूबसूरती भी बहुत बेकार लगने लगी थी। वो तो बीच में कॉलेज आना भी बंद कर चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि विंग के साथ ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है, उसे स्टॉक किया गया था एंड देन उसे अपहरण भी किया गया था, तो वो थोड़ी सैंटी हो गई थी, क्योंकि म्या-म्या दिल की बुरी नहीं थी, दैट्स व्हाई। तो जब लंच ब्रेक होता है, जब विंग कैंटीन एरिया में आ रहा होता है, तो म्या-म्या और उसकी पूरी गैंग-वैंग सामने में खड़ी थी, जिसे देखकर विंग तो पहले डर गया था, फिर बाद में वो उसके सामने आते हुए कहता, म्या-म्या देखो, मुझसे तुम्हें ना फाइट नहीं करनी चाहिए। म्या-म्या कहती, आई एम सॉरी। विंग पहले सरप्राइज था एंड देन कहता है, व्हाट? तो म्या-म्या कहती, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। आई नो कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, अभी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी मुझे लगा था कि मैं वांग जी के लिए डिज़र्वेबल हूँ, लेकिन नहीं, तुम डिज़र्वेबल हो, क्योंकि तुम सच में उसे डिज़र्व करते हो विंग। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना बोल मैं उसके हाथ में बुके देती और कहती कि मेरी तरफ से छोटा-सा कंपोज़िशन है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए मुझे माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए, बट फिर भी प्लीज़। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैम। उसके बाद विंग अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो आके बैठा हुआ था और सारे लोग उसे घूर कर देख रहे होते, तभी वांग जी उसकी पूरी गैंग बैंग आकर बैठ जाती है। विंचो की गर्लफ्रेंड वांग लिंगजाओ भी आकर बैठ गई थी, जियांगचिंग भी बैठ गया था और आती कहता, हे लिटिल चैम्प, क्या तुम ठीक हो? उसके हाथ में बुके देकर वांग जी कहता, विंग ये किसने दिया तुम्हें? हाँ। विंग कहता है, एक्चुअली मैं मैम इतना सुनना हुआ था कि वांग जी उस बुके को लेकर फेंक दे। विंग कहता, वांग जी कहता है, उसने तुम्हें बुके दिया और तुमने ले लिया? विंग कहता है, एक्चुअली में उसने मुझसे सॉरी कहा। फिर वो सारी बातें बता देता और वांग जी और सभी लोग कहते हैं, चलो अच्छा है, पर उस पे ट्रस्ट मत करो, क्या पता वो फिर से कोई प्लान कर रही हो। इतना बोलकर वो लोग खाना का ऑर्डर करते हैं। देन वांग जी विंग के प्लेट में डाल रहा था और वांग लिंगजाओ की प्लेट में विंचो खाना डाल रहा था और जियांगचिंग कहता है, लगता है इस जन्म में मैं अखंड सिंगल मरूंगा। इतना सुनना हुआ ही था कि पीछे से एक गर्ल्स आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी, जिसने चश्मा वेयर किया हुआ था और वो शायद से जस्ट न्यू एडमिशन ली हुई थी। वो देखते हुए कहती, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? कहीं पे भी सीट नहीं है। और वांग जी के बगल वाला सीट खाली था। तो जियांगचिंग कहता है, एक्चुअली में तुम यहाँ आके बैठ जाओ, क्योंकि विंग के बगल में वांग लिंगजाओ बैठा हुआ था और उसके बगल में हमारा जियांगचिंग बैठा था। तो जियांगचिंग उठकर वांग जी के साइड चला जाता है। वो गर्ल्स वहाँ पे बैठ जाती है, जिसे देखकर वो देखते हुए कहता है, जियांगचिंग, ओह माय गॉड, कितनी प्रिटी है। और हमारा बीन चाओ और वांग जी दोनों पीछे मुड़कर वाह। फिर जियांगचिंग उसको मारते हुए कहता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जैसे तुम्हें विंग प्रीटी लगता है, ऐसे ये मुझे प्रीटी लगती है। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? वो चश्मिश गर्ल्स कहती है, हे मेरा नाम जाओमिया है। तो जियांगचिंग कहता है, जाओमिया, हाय नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जियांगचिंग है। जाओमिया शर्माती हुई कहती है, हेलो। जैसे वो स्माइल करती है, भाई साहब उसके दांतों में पिन लगे थे और सफेदी की चमकार दिखा रही थी। सभी लोग उसे देखते हुए कहते हैं, जियांगचिंग ये कुछ ज़्यादा नहीं है? जियांगचिंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओमिया। इतना कॉम्प्लीमेंट सुनना हुआ था। तो जाओमिया कहती है, पर मुझे कोई ब्यूटीफुल नहीं बोलता, क्योंकि मेरे दांतों में पिन लगे हैं ना। तो जियांगचिंग कहता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तुम जब स्माइल करती हो तो पूरा सफेदी की चमकार लगता है, हैं? विंग कहता है, जाओमिया कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक यूनिक सोल होता है। जैसे कि बीते दिनों मैं भी डर रहा था, मेरे फेस पे भी स्कार्स है। तो वांग लिंगजाओ कहती है, तुम लोगों के फेस पे स्कार्स है, मेरे गले पे है, और इतना दिखाती जहाँ पे बर्थ मार्क था ब्लैक कलर का, अजीब लग रहा था। और कहता है, देखो जिस वजह से मैं ऑफ शोल्डर ड्रेस नहीं पहन सकती, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब में होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमें ब्यूटीफुल दिखने का हक नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, पर हमें हमेशा अपने आप को बेटर दिखाने की और बनने की कोशिश करना चाहिए। हमें अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए और अपने आप को अपने लिए सेल्फ लव करना चाहिए, है ना?
तो जाओ मिया को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता और कहता है थैंक यू। विंग कहता है फ्रेंड। तो वांग जी कहता है विंग। विंग कहता जस्ट फ्रेंड वांग जी। फिर वो सब ऐसे मुस्कुराने लगते तो वांग लिंग जाओ कहती है मैं भी। और इतना बोलकर वो दोनों से हैंडशेक करते हैं और जियांग चंग उसे घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी कहता घूरना बंद करो। जियांग विंग चाओ कहता है एग्जैक्टली, ऐसे घूरोगे तो बेचारे को खाना नहीं जाएगा अंदर। इतना बोलकर तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद वांग लिंगजाओ विंचाओ के साथ चली जाती है और जो हमारा जियांगचिंग था वो चले जाता है जाओ मियाओ को हिट करने के लिए ताकि उसे अपना पटा सके। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर कार में आके बैठता है और सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है हे क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है थैंक यू सो मच वांग जी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने सपोर्ट करने के लिए, मुझे उस पेन से बाहर निकालने के लिए, मेरे इनर ब्यूटी को बाहर निकालने के लिए, हर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है क्यों आज इतनी सारी बातें एक साथ। विंग कहता है सच में आज मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम हो गया हूँ, पर हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। दैट्स वाई मैं बस बताना चाहता हूँ थैंक यू। और आज मुझे 2 नए दोस्त भी मिल गए। मेरे लाइफ में कोई दोस्त नहीं था और आज मुझे 2 दोस्त मिले। थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता है तो मुझे इसके लिए कैसे तुम पे करोगे। विंग सीधे वांग जी के टी शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स के ऊपर लिप्स रख देता है क्योंकि हमारे विंग को किस करने नहीं आ रहा था। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारा एडवांटेज। विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। वांग जी उसे उसके लिप्स को अपर वाले लिप्स को ऐसे सक करने लगता है और फिर छोड़ते हुए कहता है अगर मैंने एक बार किस किया तो मैं रोज करूँगा। विंग कहता है हाँ कर सकते हो, बट वांग जी कहता है विंग ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा एडवांटेज कभी नहीं लूँगा जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती। इतना बोल वांग जी सीधे विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, उसके टंग को सक करते हुए उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। स्लाइवा जो कि बाहर से लेकर भीतर तक पूरा फैल रही थी, मिस्ट हो रही थी, पर वांग जी नॉन स्टेप कभी लोअर लिप्स को बाइट करते हुए तो कभी अपर लिप्स को सक करते हुए, कभी उसके टंग को सक करते हुए मॉर्निंग के साथ में किस कर रहा होता है और किस करने के साथ ही उसके माइंड में चल रहा होता है फाइनली तुम अंदर से लेकर बाहर तक आज मेरे हो गए विंग। और मैं यकीन मानो जब तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और हम एक बेटर लाइफ जिएंगे। ये सब सोचते हुए किस को एंड करता है देन कहता घर चले। विंग कहता है हाँ। इतना बोलकर वांग जी विंग को लेकर के अपने घर के लिए चल देता है क्योंकि अब विंग के पास कोई फैमिली नहीं थी और फैमिली के नाम पे लैंड फैमिली और लैंड वांग जी उसके लिए सब कुछ थे। वहीं रहा डिपार्टमेंटल स्टोर की बात, तो डिपार्टमेंटल स्टोर को लैंड किरण अंकल ने 4 सर्विस बॉयज रख करके उस स्टोर को ऑन गोइंग किया था और जो भी अर्निंग हो रही थी वो विंग के अकाउंट में जा रही थी। यहाँ तक कि लैंड किरण अंकल ने उस डिपार्टमेंटल स्टोर को खुद से रीसेट करने के बारे में सोच लिया था और उसे थोड़ा सा वी मार्ट टाइप बनाने के बारे में सोच लिया था। दैट्स वाई जब वो लोग घर आते हैं तो अंकल उसी प्लान पे काम कर रहे थे। विंग से वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हम इसे थोड़ा सा बड़ा करें और थोड़ा सा इसे रिन्यू कर दे क्या। तो विंग भी हामी भर देता है और उसके बाद वो सब लोग बैठे हुए थे। उसकी मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई, तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, पर मैं चाहती हूँ कि हम सबके सामने में तुम वांग जी से इंगेजमेंट कर लो ताकि वांग जी पूरा हक तुम्हारे ऊपर जता सके और हम तुम्हारी जिम्मेदारी ले सके। विंग विंग सेंटी हो गया था और कहता है मॉम अंकल गगा। वांग जी कहता प्लीज विंग। उसके बाद पूरी फैमिली के सामने में वांग जी अपनी गले में से जो पेंडेंट था, सेम पेंडेंट विंग के गले में भी था, उसमें से वो रिंग निकालता है और फिर वांग जी विंग का रिंग निकालता, उसमें पेंडेंट निकालता, उसमें से रिंग निकालता है और फिर उस रिंग को मतलब विंग वाला रिंग वांग जी के हाथ में जाता है और वांग जी वाला रिंग विंग के हाथ में पहनाते हुए वांग जी कहता है आज से तुम हमारी फैमिली के पार्ट हो विंग। विंग तो बहुत ज़्यादा सेंटी हो गया था और वो ऐसे सुबकने लगा था तो सारे लोग गले मिलते हुए कहते अरे ऐसे नहीं रोते बाबा, सब ठीक है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब करते हुए सब एक दूसरे को हक किए हुए थे। उसके बाद सभी लोग खाने के लिए आते हैं। जीवा कहती है हाँ अब तो मेरा भी मन करता है कि मैं बड़ी हो जाऊँ ताकि मुझे भी कोई पैम्पर करने वाला मिले। सच कहूँ तो प्रीति गुग्गा मुझे आपको देखकर जालेस हो रही है। वांग जी उसके बाल नोचते हुए कहता है क्या कहा तुमने। हे क्यूटी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो भाभी। पंचिंग कहती है जीवा। जीवा कहती है ठीक है मैं तो बस इन्हें थोड़ा सा टीच कर रही थी। विंग कहता है जब बड़े हो जाओगी तो तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं कहता वो तो है, मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। इतना बोलकर वो सब खाने लगते हैं। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर के सब अपने अपने कमरे में चले गए थे
अपने कमरे में आता है और आकर गैलरी की तरफ ले जाते हुए कहता है, आसमान कितना खूबसूरत है ना। विंग विंग कहता है वांग जी विंग को गैलरी में ऐसे बैक से हक किए हुए आसमान की तरफ देख रहा था और वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक को ना ऐसे स्नीप कर रहा था। तो विंग कहता है, वांग जी तुमने कहा था तुम। वांग जी कहता है, कौन कमबख्त तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता है, मैं तो बस तुम्हें महसूस कर रहा हूँ विंग। इतना बोलकर उसे अपनी तरफ मोड़ता है एंड देन, पर मैं तुम्हें किस तो कर सकता हूँ ना। इतना बोलने के साथ ही वांग जी धीरे धीरे करके पहले उसके चिक्स पे अपने नोज को ऐसे रब कर रहा था, फिर फोरहेड पे, फिर आइज पे, उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते करते वांग जी विंग को गोद में लेकर के बेडरूम में आ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर किस कर रहा होता है। विंग और वांग जी थोड़ी देर बाद जब हाँफ रहे होते हैं, विंग कहता है वांग जी कहता है, चिंता मत करो, मेरे मेरे मुझे ना अपने ऊपर कंट्रोल है विंग। और वापस से वो किस कर रहे होते हैं और बीच बीच में पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है, चलो सो जाते हैं। इतना बोल वांग जी विंग को हक करके सो जाता है। हालांकि वांग जी खुद को कंट्रोल तो कर रहा था, पर विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और अपने आप को वांग जी के बॉडी से रब कर रहा था। वांग जी कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा, बट अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। इतना बोल वांग जी अपने हाथ को विंग के पैंट के अंदर कर देता है। जब विंग ये फील करता है तो वो सिहर गया था और कहता है, वांग जी कहता है, अगर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो मेरे साथ भी, क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती विंग, यकीन मानो मैं तुमसे कैसे दूर रह रहा हूँ बस मैं ही जान रहा हूँ। बट हाँ, ये काफ़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम मेरे करीब हो और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विंग भी सेम वांग जी की तरह उसके हाथ उसके पैंट्स के अंदर थे और वो धीरे धीरे एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे को एक्सट्रीम पर लेके जा रहे होते हैं। और वांग जी जब फाइनली विंग और एक्सट्रीम पे थे, एक दूसरे को कडल करते हुए कहते हैं, विंग मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। और वांग जी कहता है, विंग कहता है वांग जी से, मेरे इनर पीस को और इनर ब्यूटी को बाहर निकालने के लिए, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरने के लिए, सेल्फ लव से भरने के लिए थैंक यू वांग जी, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, हमारा प्यार और हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही आगे लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें। तुम मेरे साथ रहो हर जगह, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए विंग। विंग कहता है, प्रॉमिस यू वांग जी, मैं अपना 100% दूंगा। इतना बोल वापस से वो दोनों अपने नोच को रब करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।